ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमारा ये होने वाला है। तो हमारा करंट अफेयर हम 2 सेक्शन में करने वाले हैं। पहला रहेगा अप्रैल से नवंबर तक का, दूसरा रहेगा दिसंबर से अप्रैल तक का। 2 सेक्शन में होगा। अभी जो हम कर रहे हैं, आज हम अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा कौन सा है, अप्रैल से नवंबर तक का कवर कर रहा है। इसी के साथ साथ हम सेक्शन वाइज चलेंगे, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गए, ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा साइंस हो जाएगा। सो इस तरीके से ये हमारे सब्जेक्ट चलते जाएंगे, एक सीरीज में, एक क्रम में चलते चले जाएंगे। उसी के बाद जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध यहाँ हो गया, तो जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद वापस से इसके अंतरराष्ट्रीय संबंध इसके आ जाएंगे। तो ऐसे आपका 1 ईयर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या उठ सकता है आपका प्रश्न ये हो सकता है कि मैम 1 ईयर का क्या इतना ही काफी रहता है? क्यों? क्योंकि यूपीएससी का तो कोई लिमिट ही नहीं है। सूरज के नीचे से यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो अब इन जनरल अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, ये कंटेंट आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आसियान की बात की गई है। सो आसियान की हम बात क्या कि कुछ प्रश्न मैंने डाले हैं। अब यहाँ से लेकर इतना पोर्शन, हर एक उसमें आप टॉपिक में पाओगे कि इतना पोर्शन जो आपका है ये आपका स्टैटिक है, बेसिक है, बैकग्राउंड है। उसके बाद ये जो हाल ही की खबरें में वाला जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अभी न्यूज में था। तो ऐसे करके साथ ही साथ मैं आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन करवाने वाली हूँ। तो वो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये संगठन भी आपके, जैसे कि आपने यूनाइटेड यूएन का नेम सुना होगा, तो यूनाइटेड नेशन है, उसके जितने भी संगठन हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके न्यूज में थे, कुछ न्यूज में नहीं थे, क्योंकि यूएन के ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूपीएससी का क्या मन करता है कि ये इतनी अच्छी बॉडी है, इसके 2 तो क्वेश्चन डालूं ही, वो डालते भी हैं। तो इस वजह से वो भी आपके पूरे कंप्लीट हो जाने वाले हैं। तो कहने को क्या है, कहने को ये 1 ईयर का है, पर ये उससे नीचे जाके 2 से 3 साल का आपका बैकग्राउंड का कवर करता है। ठीक है, तो इतना विश्वास करके आप मेरे ऊपर चल सकते हो। आई थिंक अभी तो ऑनलाइन में नहीं होगा। अच्छा, पीडीएफ, आई थिंक पीडीएफ मिल जाएगी आपको, मे बी अपलोड भी हो गई होगी। नोट्स आई थिंक आपको मिल गए होंगे, नहीं मिले हैं? अच्छा, प्रिंट नहीं आए हैं, देखिए क्लास के बाद आई थिंक मिल जाएगा। ओके, सो अभी नितेश का क्वेश्चन है कि मैम करंट अफेयर के लिए क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं है। तो इसका भी आपको मैं जवाब दे देती हूँ कि आपके जो ये करंट अफेयर के नोट्स हैं, ये नोट्स, पहला तो 2 न्यूज़पेपर, पहला है कौन सा, द हिंदू, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। बेसिकली आपको फायदा क्या हो रहा है, इंग्लिश का कंटेंट सारा मैंने बनाया है, उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट आपके लिए हो रही है, एंड आपको पूरा का पूरा वही मटेरियल मिल रहा है। सो अगर ऐसा फील होता है कि अरे हिंदी मीडियम के हो गए, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हमारे तो रिच से बाहर है, आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को प्रॉब्लम तो होती होगी, आराम से पढ़ पाते होगे, आराम से कर पाते होंगे। उससे भी अच्छी बात क्या है कि आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, इसके साथ साथ मार्केट में रेप्यूटेड करंट अफेयर के जो मैगजीन मिलती है ना, 2 से 3 सोर्स वो कंबाइन करके जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करके दिया है। अब आप बोलोगे मैम क्या कि आप 2 से 3 इंस्टीट्यूट का बोल रहे हो, तो एक ही इंस्टीट्यूट के क्या है 120 के आसपास पेज हो जाते हैं, आप एक हेड का 40-40 पेज या 20 पेज इतने में दे रहे हो, तो ये कैसे हो रहा है? सो वहां पे प्रीलिम का और मेंस का दोनों कंबाइन करके देते हैं। तो बेसिक क्या है कि मेंस वाला हम क्या कर देने वाले हैं, हटा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रीलिम के लिए कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, कुछ टॉपिक होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते हैं। तो हम सिर्फ जो टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको लेके हम चल रहे हैं। तो इस वजह से बस आपको क्या करना है, आप क्लास के ऊपर बिल्कुल विश्वास करके चल सकते हो, पर ये आपको ऐसे होना चाहिए टिप्स पे, इसमें कुछ वो नहीं करना। इसमें तो एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो। तो हर वर्ड को आपको जो है अच्छे से याद करना है। ठीक है? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आपका? ओके, वैलिड क्वेश्चन। आपको जो नोट्स मिलेंगे, लाइक वैसे इंग्लिश मीडियम में तो मैं हैंड रिटन दे रही हूँ बिकॉज वो इंग्लिश में बनाए गए थे, आपके लिए ट्रांसलेशन होके आया है, तो सेम वही है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस कभी
नहीं लिखने की जरूरत पड़ी या एक्स्ट्रा कुछ हुआ, यूजुअली मेरी आदत क्या है, मैं होमवर्क देती रहती हूँ, तो वो जो होमवर्क होगा वो अलग से आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको बस क्या करना है, राजा महाराजाओं की तरह जस्ट बैठे रहना है, बट माइंड को खोल के बैठना है। नहीं, माइंड को खोल के बैठना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि इस तरीके से बैठे रहेंगे, पर नहीं, इट्स 2 आवर। सो आपको इस तरीके माइंड को बहुत अलर्ट करके पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर मौका है ना, सिर्फ इसी टाइम है आपके हाथ में है। अब मौज मस्ती में, अगर हंसी मजाक में ये टाइम अगर निकाल देते हो, देखिए सब चीजें लाइफ में जरूरी होती है, पर प्रायोरिटीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आपको पता होना चाहिए क्या आपको सबसे ज्यादा करना है, उसके बाद क्या कम करना है, उसके बाद क्या कम करना है। तो पूरा ही टाइम सीरियस रह के भी कोई नहीं पढ़ सकता, पर अगर मस्ती मजाक में पढ़ाई की सीरियसनेस को भूल जाए, वो भी सही नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पे अगर आपने आपके मम्मी पापा ने आपके ऊपर बिलीव करके आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद भी अगर यहाँ आके आपका खर्चा उठा रहे हैं ना, तो उनसे बड़ा या उनसे ज्यादा आपके ऊपर कोई उनका कुछ वो उससे ज्यादा एहसान कर भी नहीं सकते थे। और इससे ज्यादा एहसान की आप उनसे उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद होना क्या चाहिए, अब पूरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, बच्चे को माँ बाप को सहारा बनना चाहिए। पर इस बार भी अगर वो आपका करके दे रहे हैं ना, तो आपको इतना अपने अंदर वो जवाबदेही रखनी चाहिए कि आप ये बता सको कि 1 साल में आपने किया क्या। देखिए, एक ही चीज होगा, या तो क्लियर होगा 50% या क्लियर नहीं होगा, इससे ज्यादा इससे बाहर और कुछ नहीं हो सकता है। अब क्लियर होगा वो आप ही की वजह से होगा, नहीं होगा वो भी आप ही की वजह से नहीं होगा। पर आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट इतना तो 1 साल में अपने आप को घिस देना है कि पीछे मुड़ के आप अपने आप को ये तो बोल सको कि हाँ, मैंने 1 ईयर बर्बाद नहीं किया। आप 1 ईयर का हिसाब दे सको, क्योंकि टाइम ना वापस नहीं आता है। यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं पता चलता है कि कब 2 साल 3 साल खत्म होते चले जाते हैं। आज शेड्यूल बनाया है, कल बिगड़ गया है, वापस से फिर वही हो गया है, फिर वापस से, वो सब चीजों को छोड़ दीजिए। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को बेसिकली यही बोलती हूँ कि अगर आपका क्या हो रहा है कि सोच लीजिए कि मान लीजिए आपके पास 7 दिन है, यूजुअली 7 दिन ही होते हैं, तो 6 डेज में उनको बोलती थी कि पढ़ना है, 1 डे जो है आपको चिल करना है। क्यों? क्योंकि माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है पूरा टाइम पढ़ के भी, और ऊपर से पूरा 1 ईयर तक पढ़ना होता है, तो वैसे भी परेशान हो जाता है, सुबह से शाम तक क्लास, फिर सेल्फ स्टडी, दिस एंड दैट। तो बट प्रीलिम अब आ गया है ना, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं उनको बोलती हूँ कि इधर अगर आप बैठे भी हुए हो ना, इधर भी बैठ के बातें नहीं करनी है, इधर भी बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पढ़ना है, चीजें एक दूसरे से पूछनी है, एक दूसरे को बताओ, पूछो, पढ़ो। अब वो आपका क्लास का चिल वाला टाइम ना जा चुका है। तो अब से ना, इंग्लिश मीडियम में भी मैंने यही बोला, हिंदी मीडियम में भी मैंने यही बोला, कोई भी बैठ के बात करता नहीं मिलना चाहिए, किसी और से बच के नहीं रहना है, आपको खुद की जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। तो इस वजह से इस टाइम पीरियड पे जो 90 दिन का टाइम है आपके पास क्रैश कोर्स का, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। इस टाइम पीरियड पे सब कुछ चीजें भूल जाइए, इस टाइम पीरियड पे तो सिर्फ पढ़िए, उसके अलावा और आपके माइंड में और कुछ आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो, रिलेटेड डाउट हो, जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं इससे रिगार्डिंग, तो फिर अदरवाइज मैं स्टार्ट करवा देती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच नितेश। गुड आफ्टरनून वीर, लेट हो गए। कोई और किसी को कोई डाउट हो या एनीथिंग एल्स, फिर अदरवाइज हम स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, चलिए। नहीं, देखो, दिस इज फॉर द प्रीलिम्स, प्रीलिम के लिए है ये, तो प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से ही होगा, ठीक है। आप तो इंग्लिश मीडियम में आते थे ना, देन शिफ्ट कैसे? हाँ, आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, ओके। अरे ऐसे नहीं बोलते। ओके, तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज होने वाला है। ओके, क्लास टाइमिंग, देखिए क्लास टाइमिंग मेरा नहीं रहता है, वो मैनेजमेंट का है। देखिए, किसी अब जब क्लास लगी, जिसकी लगी, पढ़ो, खत्म करो, आपको इन सब चीजों में जाना ही नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपको रात को सोते हुए भी बोले कि क्या पढ़ना है, उस टाइम भी आपको पता हो मुझे तो ये पढ़ना है। सोने जगने का आपका टाइम नहीं होना चाहिए इस टाइम पीरियड पे। 6 घंटे की नींद लेनी है, पर शेड्यूल कोई भी चेंज कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आपको एक बात बोलूंगी कि प्रीलिम आने वाला है ना,
तो अगर कोई किसी को रात को पढ़ने की भी आदत थी उसको चेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सुबह आपका 9 बजे पेपर होता है, अगर रात को मतलब रात को पूरी रात पढ़ने की आदत है, सुबह सोने की आदत है, तो प्रीलिम वाले दिन दिमाग नहीं चलेगा, गारंटी है, लिख के ले लो, दिमाग नहीं चलेगा। इस वजह से अभी टाइम पीरियड है आपके पास, अभी से आप आदत डाल लीजिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, मतलब आप ज्यादातर की तो आपकी आदत होगी है ना, नहीं है तो चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। इस टाइम पीरियड पे चाहे कुछ भी करिए, आधा घंटे का फर्क करिए डेली सोने में। लाइक अगर एक दिन 5:30 सो रहे हो तो 5 बजे सो जाओ, फिर 4:30, फिर 4, ऐसे ऐसे करके ना धीरे धीरे शिफ्ट कर लीजिए अपना, वही बेस्ट रहेगा। ये हमारा सब्जेक्ट वाइज होने वाला है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा नितेश, वो आपको मैनेजमेंट बता सकती है, अभी कंटेंट का ही, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम अंतरराष्ट्रीय संगठन एंड भू राजनीतिक संबंध के बारे में करने वाले हैं। यहाँ हम इसमें 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, हम संगठन करेंगे कौन से, जो कि दक्षिण एशियाई है, साउथ एशियन है। उसके बाद हम करेंगे कौन से, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि यूनाइटेड नेशन है। उसके बाद हम भू राजनीतिक संबंध, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, एंड फिर उसके बाद कोई और संगठन हो जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ संगठन तो यहाँ हो जाएंगे, कुछ संगठन अब जो आपका सेकंड सेक्शन होएगा ना उसमें इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, संगठन हमने दक्षिण एशियाई तो यहाँ डाल लिए हैं, उसके साथ साथ और भी काफी सारे संगठन हैं, वो हमारे सेकंड सेक्शन में हो जाएंगे। तो ऐसे करके कवर हो जाएगा, आप सबको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर का पूरा भार मेरे ऊपर है। होपफुली हम यही हो करेंगे कि इससे बाहर यूपीएससी, क्यों यूपीएससी का देखिए कोई क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो यूपीएससी है, हर किसी से ऊपर है वो। पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आपको उसी को जो है साकार करना होगा, याद करना होगा, ठीक है। इतना प्रॉमिस आप दे सकते हो कि याद करोगे, वेरी गुड। चलिए, जितना जोश आज है ना इतना ही रहना भी चाहिए, बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ कि बना रहे। हाँ जी, मैं सिर्फ करंट ही लूंगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ, आसियान के बारे में। आसियान की अगर बात की जाए तो आसियान एक ऐसा एरिया है जो एरिया हमारा साउथ ईस्ट में आता है, ठीक है। अब साउथ ईस्ट में यहाँ पर कितनी है, 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब मुझे आप में से कोई 10 कंट्रीज के नेम गिनवा सकता है? हाँ जी, गिनवाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन में भी बताइए। इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, ब्रुनेई, इट्स ओके, कंबोडिया, फिलीपींस, ठीक है। हाँ जी, मलेशिया बता दिया आपने? मलेशिया नहीं बताया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली हो जाए देखिए इनके लिए। अरे नहीं, तो बिल्कुल बताया, नहीं, दैट्स गुड। आप सब ना एक दूसरे को प्रमोट करिए। हाँ, अरे नहीं तो हंस सकते हो, बिल्कुल हंस सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एशियन की अगर कंट्रीज की बात करें तो एशियन में 10 कंट्रीज आती हैं। अब 10 कंट्रीज कौन सी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपके माइंड में धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो मैप है वर्ल्ड का वो छप जाना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक एटलस आप सबके पास होगा, है ना। तो आपका कल की क्लास के लिए मैं टास्क दे रही हूँ आपको कि आपको क्या करके लेके आना है, चाइना को 14 कंट्रीज जिनका बॉर्डर लगता है, ठीक है, वो कौन कौन सी कंट्रीज है वो देख के लेके आना है। कोई भी गूगल नहीं करेगा, जो होमवर्क का है ना वहां लिखते चले जाइए, मैं काफी सारा होमवर्क दूंगी। तो चाइना को 14 कंट्रीज कौन कौन बॉर्डर करती है वो आपको करके लेके आना। कोई भी गूगल नहीं करेगा, मैप लोगे आप अपने सामने, नॉर्थ एशिया के साथ में देखोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। नहीं, कैपिटल नहीं करनी है, जस्ट कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री लगती है, जस्ट वो आपको देखना है। बॉर्डर लगता है वो देखना है, कौन कौन सी कंट्री के साथ लगता है वो देखना है। ऐसे ही सेकंड रशिया का देखना है। हाँ जी। अब उत्तर एशिया जो है हमारा, नॉर्थ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, ये भी देख के लेके आना है आपको।
नॉर्थ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये भी देख के लाना है। तो अभी 3 होमवर्क हो गए आपके पास, ठीक है। चलिए अब यहाँ चलते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका ये रीजन आ जाता है क्या, थाईलैंड, देन लाओस, इसके बाद कंबोडिया एंड ये वाला कंबोडिया एंड ये वाला रीजन वियतनाम, ठीक है। ये 5 हो गए यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया मलेशिया, ये वाला एरिया इंडोनेशिया, ये जो टिप आपको दिखाई दे रही है दैट इज सिंगापुर। यहाँ पे क्या है, ब्रुनई एंड ये क्या हो गया आपका फिलीपींस। तो ये हो गई आपकी 10 कंट्रीज, ठीक है। ओके, सो अब वापस से आप देख बोलोगे, हाँ जी, कौन कौन सी कंट्रीज थी। सबसे पहले म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, देन कंबोडिया, देन वियतनाम, उसके बाद नीचे मलेशिया, देन इंडोनेशिया, मलेशिया के टिप पे कौन था, सिंगापुर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ब्रुनई, इंडोनेशिया हो गया, एंड देन यहाँ पे फिलीपींस, ठीक है। सो ये हो गई आपकी 10 कंट्रीज। हर कोई पर्सन बोलेगा, जितना बोलोगे आप उतना आपको याद हो जाएगा, बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, दक्षिण, ये जो एशियान है इनके बारे में। सो एशियन क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये कब बना था, 1967 में, ठीक है। अब ये क्यों बना था, वहां पे अगर आप देखोगे तो बैंकॉक घोषणा है, बैंकॉक घोषणा के बाद ये बना था। तो अब आपको याद करना पड़ेगा कि बैंकॉक घोषणा किससे संबंधित है। अगर ये आ जाता है तो ये किससे संबंधित है, आसियान से संबंधित है। ऐसे ही काफी सारी घोषणा आएंगी जो किसी किसी से रिलेटेड होंगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। अब आपको बस ये अच्छे से याद करके रख लेना है क्या, कि जो आपका बैंकॉक घोषणा है वो रिलेटेड है किससे, आसियान से। अब अभी की नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये जो आपको 10 कंट्रीज दिख रही है ना, वैसे है ये छोटी छोटी कंट्रीज, वैसे इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ये चलती होंगी तो किसके ऊपर चलती होंगी, पर्यटन के ऊपर चलती होंगी, इससे ज्यादा ये चलती भी नहीं होंगी। पर अगर हम बात करें तो अगर ये मिल जाए, जैसे कि ये मिल गई है, 10 कंट्रीज अब एक साथ आ गई है, तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इनका ये अनुमान है कि 2050 तक ये और ज्यादा बड़ा बन जाएंगी। तो ये इन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि 2050 तक इनको और ज्यादा अपने आप को फैलाना है, इसीलिए तो ये अपने आप को फैलाती जा रही है। तो इसी से आपका नेक्स्ट होमवर्क हो जाता है, लिख दीजिए, आप क्या करोगे, गूगल करोगे RCEP, RCEP, और आप देख के लेके आओगे कि पहले इसमें कोई 16 कंट्रीज होने वाली थी, फिर क्या किया, एक ने धोखा दे दिया एंड बची कितनी, 15, ठीक है। सो ये क्या है, ये आप करके लेके आओगे। वापस से बता देती हूँ, RCEP, ठीक है, गुड। नेक्स्ट देख लीजिए, अब हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में अब एशियान में इंडिया इंक्लूड है क्या, है इंडिया उसमें, इंडिया नहीं है। तो अब 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऊपर से हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमें अपना, अगर इंडिया है तो इंडिया को अपने पूर्व की तरफ देखना चाहिए, और अपने पूर्व में जो भी उसके आप ये बोल सकते हो जो भी मित्र हैं या मित्र हो सकते हैं, जो पड़ोसी देश हो सकते हैं, उनको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इसीलिए इंडिया देता भी है। इंडिया को ध्यान दिए दिए कितने हो चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं। तो अभी 2022 में इंडिया का 30वां भारत एशियान मैत्री वर्ष मनाया गया, एंड मैत्री हुए तो हो चुके हैं 30 साल, बट 19वां ये शिखर सम्मेलन था जो कंबोडिया में हुआ है। तो पहले हम ऐसे ही मिलते थे, बैठ के गप्पे मारते थे, पर फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद हम सही से बैठ के मिलने लगे, एंड हम जो है अपने काम से रिलेटेड बातें करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, कि अब अगर हम बात करें तो अभी भारत और एशियान के बारे में, तो इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि 2018 में इनकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, क्योंकि आपको पता है 25वीं वर्षगांठ पे क्या करते हैं हम, 25वीं कोई बड़ी बनाता है ना, 25वीं वर्षगांठ अगर किसी की होती है, सिल्वर जुबली, तो कुछ उसकी महत्वता होती है, नहीं होती है, होती है ना।
इम्पोर्टेंस तो नहीं होती है बट हाँ मना दिया जाता है। अच्छा वो 25वां बर्थडे भी मना सकते हैं कोई, ये एनिवर्सरी की ही बात कर रहे हैं। उपलक्ष्य में मतलब ये है कि 25वां 50वां फिर उसके बाद 100 तो उसको मनाया जाता है अच्छे से, ठीक है। सो उसी के बाद तो उस टाइम पे क्या दिल्ली घोषणा को अपनाया गया था। अब वापस से अगर आपसे पूछा जाए बैंकॉक घोषणा किससे रिलेटेड है, आसियान। दिल्ली घोषणा किससे रिलेटेड है, आसियान, ठीक है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ऐसा पहला राज्य है, सॉरी पहला कंट्री है जिन्होंने एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और ये किससे रिलेटेड था, ये पर्यटन से रिलेटेड था। अब पर्यटन की बात की जाए तो ये माना जाता है कि ये जो कंट्रीज हैं ये कंट्रीज पर्यटन के सहारे ही अपनी अर्थव्यवस्था को चलाती है एंड ऐसे ही भारत ने इनके साथ एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए थे और ऐसा करने वाली भारत पहली कंट्री थी, ठीक है। तो तभी पता चलता है कि भारत के लोग फिर थाईलैंड कंबोडिया क्यों घूमने जाते हैं, ठीक है, वही इसे पता चलता है। कल्चर, देखो कल्चर की तो हम बात नहीं करेंगे बट वैसे अगर हम बात करें तो वहां पे ना टूरिज्म क्यों है, क्योंकि भारत के जो देवी देवता हैं उनके बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। जैसे इंडोनेशिया की बात करें, हाँ सो उनकी बात करें तो बहुत बड़े बड़े मंदिर है, तो इस वजह से वहां महत्वता होती है। तो जाने का मतलब एक अपना फील आ जाता है कि हाँ इंडिया के लोगों जैसे होंगे वो, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं कि अभी जो मैत्री संबंध हुआ था या जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उस शिखर सम्मेलन में क्या किया गया, वहां पे कुछ एक एक कागज के ऊपर उन्होंने सहमति दिखाई। अब वो कागज कैसा था, वो कागज ऐसा था कि पहले तो वो स्ट्रेटेजिक बातें करते थे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक से मेरा मतलब है रणनीति। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक की बात नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होगा, स्ट्रेटेजिक का मतलब होगा एसपी, रणनीतिक कोई एक पार्टनरशिप या प्लान या प्रोग्राम बना रहे हैं। पर अब उन्होंने उसको चेंज करके क्या कर दिया, सीएसपी मींस क्या कि व्यापक रणनीति। पहले क्या होती थी, रणनीति, फिर अब क्या होने लगी, व्यापक रणनीति। तो उस रणनीति से व्यापक बनने में उसमें कोई कुल 4 शब्दों का फर्क पड़ेगा। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं, इनका आपको अच्छे से रट्टा लगाना पड़ेगा। वो 4 शब्द हैं, सबसे पहले समुद्री सुरक्षा। अब मुझे ये बता दीजिए, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है कहीं है कुछ, सिर्फ पानी ही पानी है। अगर इंडिया की भी इनके साथ बॉर्डर की बात की जाए तो आपको पता होगा मलाक्का स्ट्रेट है यहाँ पे, मलाक्का स्ट्रेट है यहाँ पे, और उसी के थ्रू चाइना अपना सामान इधर भेजता है। इंडिया अगर यहाँ पे अपना राज चला ले तो क्या चाइना की हिम्मत होगी, वो जा पाएगा? रोते रोते अपने घर नहीं वापस चला जाएगा, है ना। सो वही सीन आ जाता है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बोला हम आपको क्या देंगे, समुद्री सुरक्षा देंगे। उसके साथ साथ हमने बोला कि देखिए इस एरिया से ये हो गया इंडियन ओशन, ये हो गया पैसिफिक, तो हमने बोला है उनको क्या कि हम इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। उसके साथ ही हम साइबर सुरक्षा की बात करेंगे एंड डिजिटल वित्तीय प्रणालियों की अंतर संचालियता की बात करेंगे। सो ये हमने 4 बातों पर उनके साथ सहमति बनाई है। पहले हमारी रणनीतिक प्रोजेक्ट होता था, अब हमने व्यापक रणनीतिक। तो इस फर्क, ये जो शब्द है इनका आप फर्क समझना, ठीक है। एक जो नुकसान कहीं जो फेस करने की होता है ना हिंदी मीडियम में, वो क्या होता है कि यूपीएससी पेपर बेसिकली बना देता है किसमें, इंग्लिश में, एंड देन ट्रांसलेशन भेजी जाती है हिंदी के लिए। आपने पहले भी पाया होगा कि कुछ कुछ शब्दों में हेर फेर इधर उधर हो जाता है, पर उसे आप अपनी कमी नहीं बनाना। आपको इतना करना है कि आप इंग्लिश भी पढ़ पाओ। एंड मैं तो ये बोलूंगी कि आपको क्या करना है, हिंदी पढ़ के एक बार इंग्लिश जरूर पढ़नी है, ऑप्शन जरूर देखने, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ऑप्शन में ही गड़बड़ कर दी थी। देखिए 2 मार्क्स की बात नहीं होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो 2.67 मार्क्स की बात होती है, समझ रहे होंगे आप। तो इस वजह से हिंदी में पढ़ के फिर एक बार इंग्लिश की जरूर देख लेनी है क्या लाइन लिखी हुई है। अब इंग्लिश वालों को एक 1-2% की एज क्या मिल जाती है, सिर्फ 1-2% बोलूंगी कि ना वर्ड्स के साथ जो हेर फेर होता है ना वो उन्हें समझ आ जाता है,
क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है, पेपर इंग्लिश में ही बनाया हुआ है। इसीलिए अगर उनको मैं बोलूंगी कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट टर्न इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, तो एसपी टू सीएसपी, बट यहाँ बोलने में फर्क पड़ रहा है, रणनीति से व्यापक, ठीक है। सो बस वो फर्क हो जाता है। अब आपको इसको अपनी कमी नहीं बनाना है, आपको अपनी इसको स्ट्रेंथ बनाना है कि आपको हिंदी तो समझ आती है, इंग्लिश भी समझ आती है, ठीक है। सो ये आपको कर लेना है। इतना समझ आ गया आप सबको? तो एशियान आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है सार्क। देखिए सार्क का अगर मैं बोलूं तो सार्क ये न्यूज में इतना नहीं रहा था। न्यूज में ये क्यों रहा था? बीमस्टेक की मीटिंग हुई थी, तो बीमस्टेक की मीटिंग में वहां के जो भी जो होस्ट थे, होस्ट ने बोला कि ये बेचारे सार्क ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमें कम से कम इसके बारे में सोचना तो चाहिए, इसको नया जीवन तो देने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने जस्ट ये बोला था कि इसमें नया जीवन संचार करते हैं, ऐसा बोला तो सार्क न्यूज में आ गया। न्यूज में आ गया तो जस्ट हम इनके बारे में इतना पढ़ लेंगे, अदरवाइज सार्क से रिलेटेड ना तो कोई मीटिंग हो रही है, ना कोई संगठन बन रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है, कोई सहयोग समिति कुछ नहीं बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्या सार्क के अगर बात की जाए तो ये क्या है? ये क्षेत्रीय सहयोग है दक्षिण एशियाई संघ के लिए। कब बना था? 1985 में। कहाँ? ढाका में। ओके, सो आप मुझे बताएंगे एशियान कब बना था? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है 1985। अभी तो आज तो ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद इतनी सब क्लास होती चली जाएगी, इतना सारा कंटेंट मिलता चला जाएगा। मेरी क्या आदत है, कभी भी बीच में से कुछ भी पूछ लेने का, ठीक है। तो आप प्लीज सब खौफ में रहना कि कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो इसके साथ साथ में सपोज करिए कि हमारी कोई 5वीं 6ठी क्लास लग रही है, फर्स्ट क्लास का भी सारा कंटेंट ऐसे होना चाहिए आपको, ठीक है। चाहे रात को जग जग के पढ़ना है, पर पढ़ना है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, फुल नहीं दिख रहा है, इससे ज्यादा करूं? इतना काफी है? चलिए, इसका जो सचिवालय है वो कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। अंतिम जो इसका शिखर सम्मेलन वो 2014 में हो, तो उसके बाद ये मरा पड़ा है, इसको कोई जीवन दान नहीं दे रहा है, ठीक है। बात की गई है पर कोई जीवन दान नहीं दे रहा है। यहाँ हम देख लेंगे क्या कि इसकी कौन कौन सी कंट्रीज है। चलिए बताएंगे। ठीक है, सो ये है साकी कंट्रीज। वेल एंड गुड। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिक्स, ठीक है। सो ब्रिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो ब्रिक्स जो है फर्स्ट टाइम एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नेम था जिम ओ नील, ठीक है। क्या था? जिम ओ नील। यही थे जिन्होंने पहली बार ब्रिक वर्ड का यूज किया था। अब ब्रिक वर्ड क्या है? ब्रिक वर्ड में आप ध्यान से देखिए, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। तो इसका मतलब इस टाइम पे कौन नहीं है? साउथ अफ्रीका। तो इस टाइम पे हम इसको ब्रिक्स तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उस टाइम पे पहली बार, अब ये क्या था, ये जो कंट्रीज थी ना, इन्होंने आपस में मिलके कोई समिति नहीं करी थी, ना ही आपस में मिलके इन्होंने कोई संगठन बनाया था। पर हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो अर्थशास्त्री थे, इन्हें लगा क्या? इन्हें लगा कि इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि पूरे विश्व को अलग ही सूरत में ला सकती है। वो अलग सूरत क्या, हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से। अलग सूरत में अगर आप देखो तो अगर मैं नॉर्मल आपको बोलूं ना, तो वर्ल्ड की जो टोटल वर्ल्ड की जनसंख्या है वो कितनी है? 8 बिलियन, 8 बिलियन के आसपास है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वही टोटल करके बोल रही हूँ। सो 8 बिलियन के आसपास है। अब उस 8 बिलियन में अगर बात की जाए तो इंडिया एंड चाइना दोनों का अगर मैं पोर्शन बोलूं तो 1.4 बिलियन के आसपास कहीं चाइना की है, 1.42 बिलियन के आसपास करके कहीं इंडिया की है। पर 2011 में हमारी सेंसस हुई थी, उस टाइम पे हमारी जनगणना हुई थी, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी तो पॉपुलेशन बहुत कम है। अभी तक हम जनगणना भी नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि डरे हुए हैं। पर डर अभी हमारा खत्म हो चुका है कि उन्होंने बोला अरे तुम्हारा तो रिजल्ट आ ही चुका है, अब क्या डरना, ठीक है। सो रिजल्ट ये रहा है कि हम अब वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो है देश हो चुके हैं, ठीक है। अब उसी की बात की करूं तो 1.42 करके उससे ज्यादा मतलब मींस इंडिया में ये हो गया। इंडिया और
चाइना की पॉपुलेशन को अगर मैं दोनों की, सिर्फ दोनों की पॉपुलेशन को ऐड कर दूं तो दोनों की पॉपुलेशन ऐड करके कितना बनता है, वो बनता है 36%। दोनों की पॉपुलेशन ऐड करके 36% बनता है। अब मैं अगर इसमें ऐड कर दूं किस किस की, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड रशिया, तो वो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना, 41% बन जाता है। ठीक है, सो ये कितना बन जाता है, 41%। इसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो अब आपने देखा होगा कि जो पूरे विश्व का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सो जीडीपी कितना है, चलिए उसमें जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, नहीं इट्स उसमें अगर नंबर में चले जाओगे ना, यहाँ से आप हट जाओगे, ठीक है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। याद उतना ही करो जितना रख सकते हो, याद उतना ही रखो जितना जरूरी हो, ठीक है, क्यों, हाँ, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाई, बिकॉज अगर मैंने बता दिया तो परसेंटेज में आप रह जाओगे। यहाँ बताना जरूरी था, क्यों बताया, क्योंकि पॉपुलेशन की न्यूज थी अभी हाल ही में, ठीक है। जब आपका इको करवाऊंगी ना उस टाइम पे आराम से वो फिर भी नहीं बताऊंगी, सिर्फ इंडिया की ही बताऊंगी, क्यों, क्योंकि उसी की जरूरी है। करंट अफेयर मैं ही करवाने वाली हूँ सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड की टोटल जीडीपी की अगर हम बात करें तो उसका कितना है, 24%, ठीक है, 24% ये है। उसके साथ ही अगर वर्ल्ड के ट्रेड की बात करें कि जो भी ट्रेड हो रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वो कितना है, 16% शेयर जो है इसमें आता है। तो क्या आपको नहीं लगता ये रीजन इंपॉर्टेंट है? चलिए, नहीं, अच्छा चलिए, देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन जितना आप कर रहे हो, सो उससे नहीं फर्क पड़ रहा होता कि वो कितना आपने बेच दिया है, कितना आपके पास है। हम फर्क करते हैं कितना बना है, उससे लेते हैं हम, ठीक है, प्रोडक्शन, उत्पादन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ल्ड के ट्रेड की। सो जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ट्रेड में क्या आता है, आयात एंड निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आप सबको आई थिंक पता होगा, जब हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में सामान भेजते हैं तब बोलता है एक्सपोर्ट, एंड जब बाहर से हम सामान मंगवाते हैं तब होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मींस बाहर भेज देना, इंपोर्ट मींस इन, अंदर ले आना, ठीक है, वो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दोनों अलग अलग है, अलग अलग करके चलोगे आप, ठीक है। सो अगर हम बात करें इस रीजन की तो ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि ये रीजन रशिया जो है, सरफेस के हिसाब से अगर आप देखो तो उसके पास कितना क्षेत्रफल है, कितना ज्यादा क्षेत्र है उसका पूरे के पूरे वर्ल्ड में, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इनमें से एक भी परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरीके की परसेंटेज नहीं आएगी। पर ये हमने क्यों करी है, ये हमने सिचुएशन को समझने के लिए करी है कि आपको पता चल जाए कि ये जो ब्रिक्स है ये अपने आप, चाइना नहीं आया था हमारे पास, इंडिया भाई चलिए हम कर लेते हैं ऐसा कोई सम्मेलन, ऐसी कोई शिखर सम्मेलन बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं। ये नोटिस करवाया गया हमें, किसने, ब्रिटिश के अर्थशास्त्री ने। उन्होंने हमें नोटिस करवाया क्या, जिम ओनिल, उन्होंने हमें नोटिस करवाया क्या कि देखिए आपका जो ये क्षेत्र है ना, ये बहुत बड़ा बन सकता है, बड़ा बनने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका मतलब आप क्या हो ना कि आप सब मिलके काम करने लगो, मिलके करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये उन्होंने किया। फिर क्या हुआ, फिर इनके दिमाग में आया, अरे हाँ इन्होंने तो सही बोला, कब की बात है, 2000 की। तो 6 साल लगे उनके दिमाग में आने को। 2006 में उन्होंने बोला कि चलिए ये जो 4 कंट्रीज हैं, इनके जो विदेश मंत्री हैं वो बैठे और बैठक करें और देखे कि क्या किया जा सकता है। फिर क्या हुआ, 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने आया, बोला मुझे भी शामिल कर लो, ठीक है, फ्री के जो लाइक चाय पकोड़े हैं मुझे भी खाने दो। तो उन्होंने कहा चलिए आ जाइए। तो फिर ये 2010 से ब्रिक जो है ब्रिक्स बना एंड उसके इस तरीके से सम्मेलन होने लगे। तो 2000, 2006 एंड 2010, बहुत अच्छा। फिर अभी क्या है कि अभी भारत को 2021 में क्या थी, इसकी अध्यक्षता मींस इसकी चेयरमैनशिप मिली हुई थी। अब क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 14वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, वो क्या कि उस टाइम पीरियड पे उसको क्या बोला गया, बीजिंग घोषणा। अब बैंकॉक घोषणा किससे रिलेटेड थी, आसियान। दिल्ली घोषणा
एंड ये बीजिंग घोषणा ब्रिक्स से रिलेटेड हो गई, ठीक है। सो ये हो गई ब्रिक्स से रिलेटेड। अभी जो इसकी ये घोषणा हुई, जो बीजिंग घोषणा थी, उसमें क्या किया गया? बीजिंग घोषणा में ये बोला गया कि जो भी अब आप मुझे ये बता दीजिए, आपने रेड क्रॉस का नेम तो सुना होगा ना, किससे रिलेटेड होता है? मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड होता है। तो वैसे ही वही मेडिकल फैसिलिटीज जो है हम देने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। अब यूक्रेन क्या है? यूक्रेन को आप लाइक ऐसे देख रहे हो कि ये बेचारा इसके साथ जुल्म हो रहा है, या ऐसे देख रहे हो ये जुल्म कर रहा है? हो रहा है। यही पोर्ट्रे किया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास ना इतनी धनराशि है, ना ही उसके पास इतना आप बोल सकते हो आर्मी का बल है, सेना का बल है कि वो जो कर पाए। तो इसी वजह से ये बोला गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। मीन्स इस बीजिंग घोषणा में क्या बोला गया? यहाँ बोला गया कि यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मीन्स यूएन एंड रेड क्रॉस की एक अंतरराष्ट्रीय समिति बनाई जाए। और ये जो समिति है ये क्या करेगी? ये यूक्रेन में जो भी लाइक कोई भी आप लगा लीजिए किसी भी तरीके की सहायता, ज्यादातर तो इनकी सहायता कैसी होगी? ये होगी मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड, तो वही होने वाली है। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि बेचारा अफगानिस्तान भी तो बड़ा परेशान है, तो तालिबान की वजह से परेशान है। मतलब तालिबान ने बेसिकली क्या बोला हुआ है कि आज से जो भी लड़कियां हैं वो जॉब पे नहीं जाएंगी, वो स्कूल नहीं जाएंगी, वो यहाँ नहीं जाएंगी, वो वहां नहीं जाएंगी, इस तरीके से उन्होंने बोल दिया, ठीक है। वो तो चलिए अब कल्चरल हो जाता है, रिलीजियस हो जाता है, वो तो साथ ही साथ इस तरीके के राइट, अब नेक्स्ट डे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज आ जाती है। तो उन्होंने बोला है कि जो तालिबान के कब्जे में, उस पर भी हम क्या करते हैं? उस पर भी हम चिंता जता देते हैं। क्या और कुछ कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा क्या? बीजिंग घोषणा। बीजिंग घोषणा दो चीजों से रिलेटेड है, पहला यूक्रेन एंड दूसरा इट इज रिलेटेड टू द ब्रिक्स। ब्रिक्स से रिलेटेड है ये, पर इसमें दो चीजें आती हैं, पहला तालिबान, दूसरा यूक्रेन, ठीक है। सो अब अगर आपसे पूछा जाए कि तालिबान एंड यूक्रेन से रिलेटेड कौन सी घोषणा थी, तो वो थी, और बीजिंग घोषणा किससे रिलेटेड है? ब्रिक्स से। वेरी गुड, बहुत फास्ट लर्नर हो आप, बहुत जल्दी याद कर लेते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है? याद करना, याद रखना, और क्या याद रखना? जो जरूरी हो। मैंने तो ये भी पढ़ाया है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसके बाद भूल जाना, बट अभी के लिए याद रखना है। अब आ जाता है क्या? बीमस्टेक। बीमस्टेक के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ये क्या है? बे ऑफ बंगाल का जो ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो पाया जाता है। देखिए ऑनलाइन वालों का कहीं, अरे हाँ देख रही हूँ, देख रही हूँ। अरे इतना तो कमेंट देख रही हूँ, बताइए। एक बार मुझे यहाँ पढ़ाने दिया कीजिए पूरा कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं कमेंट देखूंगी वापस से, फिर नेक्स्ट, क्योंकि जब मैं स्क्रीन पे होती हूँ तो उस टाइम पे नहीं देख सकती, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे तो डाउट होगा तभी देखूंगी ना। ही सेइंग कि 30 मिनट में एक बार के लिए देख रहे हैं। थैंक यू कनिका। अच्छा तो मुझे बोला गया कि स्क्रीन आप बड़ा कर दीजिए, इसीलिए मैंने किया। अभी मुझे ये बता दीजिए, मैं यही रखूंगी लेवल, ये आपको क्लियर है या नहीं? अरे नहीं, पता क्या है, ये कंप्रेस किया हुआ है इमेजेस, इस वजह से ना ऐसे नहीं दिखाई दे रहा। तो नहीं है तो ऑन कर देती हूँ ना, लो। अरे आप बताते ना, ये क्लास का सेटिंग का मुझे नहीं पता है, आपको बताना था।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, सो सौरभ का क्वेश्चन है कि एशिया 1967 में बना था, तो फिर उसकी 25th एनिवर्सरी 2018 में कैसे? आप ऐसे कोई इसका आंसर कर सकता है या मैं सीधा कर दूं? इनका क्वेश्चन क्या है, एशियान बना था 1967 में, तो इनका मानना क्या है कि उसकी 25th एनिवर्सरी 2018 में कैसे हुई? क्या वो एशियान की 25th एनिवर्सरी थी? अरे हाँ, इंडिया और एशियान की दोस्ती को हुए थे 25 साल, ना कि एशियान को। अच्छा, पीडीएफ के टोटल कितने पेजेस हैं? पीडीएफ के टोटल 20 पेजेस हैं। ठीक है सौरभ? हाँ, वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड। चलिए अब बीमस्टेक की बात करते हैं। तो बीमस्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल का जो ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये है बीमस्टेक का रीजन। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन आएगा, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका। ठीक है, सो ये आते हैं क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में इनका बहुत बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि देखिए, सबसे ज्यादा तो वही उद्देश्य रहेगा कि अब देखिए, नेपाल एंड भूटान को अगर कहीं जाना है तो या तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से लंबा पड़ेगा, यहाँ से ही वो जा सकते हैं। चाइना की तरफ से जाएंगे, चाइना तो वैसे ही दबोच लेगा, वो तो इस तरीके से खा जाएगा कि किसी को इनके हड्डी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इस वजह से इसी रीजन से वो जा सकते हैं। अब अगर उन्हें किसी और कंट्री से कुछ और सामान मंगवाना है तो वो भी कैसे? स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू यहीं से आएगा, तो इसी रूट के थ्रू वो आएगा, इसी रूट के थ्रू वो जाएगा। ऐसे ही थाईलैंड को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, ये सारे रीजन को आप देख लीजिए। तो अब सवाल उठता है, बीमस्टेक ये कब बना? बीमस्टेक बना कब? 1997 में। अब अगेन ये किसकी वजह से बना? बैंकॉक घोषणा की वजह से। ठीक है, अब सवाल क्या उठता है कि आप बैंकॉक घोषणा जो है वो किससे रिलेटेड रखोगे? इससे पहले आपने किया है आसियान में और अभी आपने किया है बीमस्टेक। ठीक है, तो मेंशन करेंगे यूपीएससी, ये नहीं करेगा कि दोनों ही ऑप्शन एक बारी में दे दे। और पहली बात तो यूपीएससी अब इससे थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है, वो इतने एक लाइन के क्वेश्चन तो नहीं देता है। ठीक है, ये तो आप मानोगे ना? ठीक है, सो अब बात आती है क्या कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% है, 22%। ठीक है, उसके साथ साथ ये कंबाइंड जो जिसकी जीडीपी है वो है 2.7 ट्रिलियन। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे ये बता दीजिए कि भारत ने एक टारगेट रखा हुआ है ना कि मुझे इतने ट्रिलियन कर लेनी है इस टाइम पीरियड तक। 5 ट्रिलियन कब तक? पहले क्या बोला था उन्होंने? 2024 तक का है मेरा। ठीक है, और अभी वो बोलते हैं कि हाँ चला जाएगा अगर 2025 तक तो, बट लेकिन क्या है? 5 ट्रिलियन बाय 2024। ठीक है, 5 ट्रिलियन बाय 2024 वो हमारा टारगेट है। इको में कर लेंगे अच्छे से, अभी देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम ये बोले कि ये रीजन बे ऑफ बंगाल, ये रीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से वर्ल्ड का जो टोटल ट्रेड होता होगा ना, उस ट्रेड का 1/4 हिस्सा सिर्फ इसी एरिया से होता है। अब आप ये देख लीजिए ये एरिया का इंपॉर्टेंस कितना होगा। अब आपको तो लगता है कि 1/4 हो गया तो क्या हो गया? इस रीजन में जो भी पोर्ट है, पोर्ट आपको पता होगा ना, तो जो भी पोर्ट है वहां उन पोर्ट का विकास हो सकता है। और सिर्फ विकास ही नहीं हो सकता, उन पोर्ट के वजह से वहां पे बहुत सारे रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। एंड रोजगार उत्पन्न होने के साथ साथ वहां पर वहां की जो अर्थव्यवस्था है इस एरिया में वो जो है और भी ज्यादा ग्रो कर सकती है, और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, सो ये इस तरीके से हो सकता है। अब बात करते हैं क्या कि जो भी ये कंट्रीज हैं जिन्होंने भी यहाँ पे साथ दिया है, उन्हीं कंट्रीज का क्या है? उन्हीं कंट्रीज का अपना एक ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के लिए कुछ एक आप ये बोल सकते हैं जवाबदेही बनती है। अब वो जवाबदेही क्या होगी? हर एक कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाया हुआ है
कि अगर हाँ सहयोग बनाया हुआ है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो भी ये रीजन होंगे ना, ये क्षेत्र होंगे, इन क्षेत्रों में हमारा कुछ ना कुछ सहयोग रहने वाला है। ठीक है, अब ये इसी तरीके से रहेगा, आपको ये याद करके रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बिम्स्टेक ने दिया हुआ है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन है नहीं। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश ने बोला क्या, मैं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट पे दूंगा। अब आपको याद कैसे रखना है कि किस रीजन में कौन से किसने बोला, याद करिए क्या कि बांग्लादेश ये, अब मुझे इतना बता दीजिए कि सपोज करिए कि जो भी गंगा का सारा रीजन है, गंगा कहाँ से बह के बे ऑफ बंगाल में आती है, वहां से तो आती है, बहती कहाँ है, ये बांग्लादेश वाले रीजन में। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा जो एरिया है, जो बहने वाला, जो ज्यादा उपजाऊ होगा, सोच लीजिए, आई नो ऐसा नहीं है क्योंकि मेजर रीजन तो ये है, हमारे पास ही है वो तो, पर सोच लीजिए ताकि निमोनिक बन जाए। सो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये बांग्लादेश के ऊपर ही सारा होल्ड है, तो इस वजह से बांग्लादेश ही अमीर रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ट्रेड यही कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसी के तो द्वारे खुले हुए हैं, हमारे तो बंद पड़े हैं। सो बांग्लादेश ने क्या बोला, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है क्या, भूटान। अब भूटान क्या है, बेचारा भूटान अमीर नहीं है, इतना अमीर तो है ही नहीं। उसके साथ साथ क्या है भूटान के केस में, भूटान के केस में ये होता है कि उनके पास और कुछ करने को है भी नहीं। अगर आप जाओगे ना भूटान, तो भूटान इतनी सुंदर देश बना हुआ है, साथ ही साथ वहां पे ये बोलते हैं वहां पे मिट्टी नहीं है, वहां पे धूल नहीं है, वहां पे ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसने बोला और कुछ के तो पैसे है नहीं मेरे पास, एक ही चीज में मैं अच्छा हूँ, क्या, वो है इन्वायरमेंट। तो उसने बोला मैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ अपने ऊपर, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मैं इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडिया। इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है मैं हूँ यहाँ का दादा, बाकी सब क्या है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। तो इसका मतलब सिक्योरिटी कौन देगा, इंडिया देगा। ठीक है, सिक्योरिटी कौन देगा, इंडिया देगा। सिक्योरिटी के साथ साथ वो बोलता है कि अगर यहाँ पे आकर किसी ने भी परेशान किया तो उसको मैं देखूंगा, टेररिज्म। ठीक है, सो वो भी कौन देखेगा, इंडिया देखेगा। ऐसे ही अगर क्राइम की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट, अब इंडिया के पास क्या है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, ऐसे ही हमारे पास क्या है, एनडीआरएफ की टीम। तो जो भी कुछ होगा कहीं पे भी, इंडिया कहेगा बस हमें एक फोन कर देना। याद करिए, नेपाल में अगर किसी भी तरीके का भूकंप आ जाता है तो फिर कौन भेजता है अपनी सेना, इंडिया भेजता है। तो इस वजह से ये कौन करके देगा, इंडिया। याद हो जाएगा ना। सबसे पहले अमीर कौन था, बांग्लादेश। क्यों, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट। उसके बाद गरीब कौन है, भूटान, उसके बस का क्या है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज। फिर इंडिया दादा है तो सिक्योरिटी करेगा, टेररिज्म एंड उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है क्या, म्यांमार। म्यांमार बिल्कुल है एनर्जी के रिसोर्सेज, बट फंड किसके पास है ताकि वो कर सके। अभी अगर मैं बताऊं ना, नेपाल में हमने वेस्ट सेती प्रोजेक्ट एक उठाया हुआ है, चाइना ने बंद कर दिया था, वो हमने उठाया है। नेपाल के पास 83 मेगावाट की कैपेसिटी है बिल्ड करने की, पैसा नहीं है। तो पैसा कोई लगाता है तब करते हैं। ऐसे ही अगर बात करूं सोलर एनर्जी की हो गई, विंड एनर्जी हो गई, तो ये सब इंडिया ही करके देता है। ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट अगर आप कर लोगे ना, उससे काम चल जाएगा। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार में क्या आ रहा है, माँ क्या है, खाने को दे। सो म्यांमार एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेपाल। ठीक है, सो नेपाल का क्या है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं कि नेपाल वाले लोग आ रहे हो इंडिया में, आ जाओ आराम से जॉब करो, हमारे पास अपने नाम की है, हो ना हो, पर जो कोई आएगा उसको तो हम अच्छे से दिखाएंगे हम कितने अच्छे से रहते हैं। ठीक है, सो इसीलिए नेपाल, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्या, श्रीलंका। अब श्रीलंका क्या करता है, श्रीलंका बोलता है देखो तुम तो सब जुड़े हुए हो, मैं कितना अलग हूं, फिर भी मैं किसी ना किसी तरीके से तुमसे कनेक्टेड हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, कहने की बात है उसकी। सो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट थाईलैंड। अब थाईलैंड तो आपको पता ही है, देयर आर सो मेनी कनेक्शन। सो थाईलैंड से आपको कर लेना है क्या, कनेक्टिविटी। ठीक है, सो थाईलैंड से कनेक्टिविटी। एक बार आराम से आप पढ़ लीजिए, फिर मैं पूछूंगी इसको हटा के, तो आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, एग्जैक्टली नितेश। अच्छा, सो बेसिकली क्या है ना, ये कंप्रेस की हुई है इमेज। नेक्स्ट टाइम के लिए देखिए देव, अभी आप
एडजस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बोलूंगी थोड़ा और क्लियर करके दें, या फिर नेक्स्ट टाइम से बट आई वुड इंश्योर कि आपको नोट्स पहले मिल जाएं क्लास से, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं अपलोड करवा देती हूँ, आप 1 सेकंड को रुक जाइए। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, ओके। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? हरबीर सिंह, ओके। हरबीर मुझे बता दीजिए थाईलैंड। कनेक्टिविटी, ओके। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? चंद्रमणि, ओके। सो चंद्रमणि मुझे बता दीजिए इंडिया। एनर्जी, टेररिज्म एंड क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? ध्रुव, ओके। सो ध्रुव मुझे बता दीजिए बांग्लादेश, ओके। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फंड का नहीं था। सो इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि फंड का बोलेंगे तो बोलेंगे कि यही रिच है इंडिया का, तो फिर क्या ही सिग्निफिकेंस हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, उसका नेम महिपाल। सो महिपाल मुझे बता दीजिए म्यांमार एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? अभिषेक, तो मुझे बता दीजिए भूटान, क्लाइमेट चेंज। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? कन्हैया, ओके। सो कन्हैया मुझे बता दीजिए आप श्रीलंका, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है, ओके। जो बच गए हैं वो बच गए, ठीक है। वापस नहीं, रिपीट नहीं करूंगी, जो बच गए हैं वो बच गए। चलिए, ये आपके अभी हमने देखा है कि हम कर रहे थे क्या, संगठन कर रहे थे दक्षिण एशियाई, आसियान किया है, उसमें हमने सार्क किया है, आई थिंक याद हो गया होगा, ब्रिक्स किया है, एंड देन हमने किया है उसमें बिम्स्टेक, ठीक है। ये हमारा हो गया है क्या, कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं जो हमारे यूएन के जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र वाले, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम देखने वाले हैं क्या, भू राजनीतिक जो भी रिलेशन है उनको हम देखने वाले हैं, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। आई नो आप सब कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो मुझे, बट आई विल ऑल्सो डू द सेम। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। अब मुझे बता दीजिए ऑनलाइन में देख के कि ये जो मैंने अभी मार्जिन सेट किया है ये परफेक्ट है या नहीं। ऑफलाइन वाले तो कंफर्ट कर रहे हैं मुझे, ऑनलाइन वाले नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम भू राजनीतिक संबंध के बारे में बात करेंगे। तो अब ना आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी नई नई जगह देखने को मिलेगी, उनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का क्या रहा है, पहले भी उनका हिस्ट्री रहा है। वो क्या करते हैं, या तो वो मैचिंग का दे देते हैं, जो मैपिंग में जो भी क्वेश्चन देंगे तो वो मैचिंग का दे देते हैं। मैचिंग का मतलब क्या
कि कोई एक रीजन दे देंगे और फिर उनको बोल देंगे कि ये जो है अभी न्यूज में बहुत चल रहा था, हाल ही में ये न्यूज में था, प्लेसेस इन न्यूज जो है, इस तरीके से करके वो पूछ लेते हैं। तो साइड की कंट्रीज भी पूछ लेते हैं, इवन ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो सी है, इस सी के बाउंड्री में कौन कौन सी कंट्री लगती है। ब्लैक सी के ऊपर पूछा था उन्होंने। ऐसे ही वो कुछ ऐसे नेम लेके आते हैं जो हम देखते हैं कि पूरे साल हम न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते रह गए, ये पूछा कहाँ से है। तो ऐसा ही कुछ जो है अजीब अजीब नेम आपको देखने को मिलेंगे, जितने अजीब हो सकते थे मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अब कुछ बच ही गया होगा तो फिर वो किस्मत खराब है, कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं काला सागर, दैट इज द ब्लैक सी। एक सेकंड को रुक जाइए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या, काला सागर, दैट इज द ब्लैक सी। अब ब्लैक सी में क्या किया गया, वहां एक ग्रेन डील की गई है, एक अनाज सौदा किया गया है, ठीक है। अब ब्लैक सी के ये देख लीजिए, ये ना गलत लगा दिया है, आप ध्यान देना, इसके जब आपको नोट्स मिलेंगे ना तो यहाँ आप लिख लेना कि ये क्या है, ब्लैक सी जो है ग्रेन डील के हिसाब से ये दिया गया है, ये वो वाला रीजन दिया हुआ है, ठीक है। सो अब आप देख लीजिए क्या, अब आपका होमवर्क पहले तो आप ये लिख लीजिए, आई थिंक कुछ तो अभी बता भी पाएंगे कि जो ब्लैक सी है उसके बाउंड्री कौन कौन कंट्री लगती है, ठीक है, कुछ तो बता ही देंगे, बट दूसरों को होमवर्क नहीं करना है, बाकियों को भी करने देना है। बट दैट्स वेरी गुड कि आपका इतना अच्छा है मैपिंग, बाकियों को भी इनके जैसा ही कर लेना है, मैं करवा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे। थैंक यू नरगिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू कनिका। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको पता होगा ब्लैक सी के अगर बारे में, तो ब्लैक सी जो है उसके ऊपर एक होता था क्या, सी ऑफ अजोब, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ एक जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये है सी ऑफ मरमरा, ठीक है, सी ऑफ मरमरा। अब हुआ क्या कि जो रशिया था ना, रशिया ने क्या किया, रशिया ने पहले तो क्रीमिया को अपने अंडर कर लिया। आपको पता होगा पहले क्या होता था, पहले G8 कंट्रीज होती थी, फिर रशिया ने क्या किया, रशिया ने दादागिरी स्टार्ट करी और उसने क्या कर लिया, क्रीमिया जो है उसको अपने अंडर कर लिया, हथिया लिया। जैसे उसने क्रीमिया को हथियाया तो यूएस के बस का और तो कुछ बचा नहीं, उसने बोला मैं तुम्हें एग्जिट दे रहा हूं। अब हम क्या हो गए, G7। रशिया ने क्या, G8 होके भी क्या हो रहा था, G7 होके भी क्या हो जाएगा, तुम अपना काम देखो, ठीक है। क्रीमिया मुझे मिल गया है, वो अलग बात होगी। अब जैसे क्रीमिया मिला, पहला तो ये, दूसरा रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर जो है उसने अपना कब्जा जमा लिया। यूक्रेन के ऊपर जो उसने कब्जा जमाया है ना, तो आप देखोगे कि ब्लैक सी के पास जो ये एरिया लगता है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, यूक्रेन का जो हिस्सा है, जो रशिया की जो भी आर्मी है, जो सेना है ना, वो इसी एरिया पे अपना कब्जा बना के बैठी हुई है। तो इससे हुआ क्या, इससे जो ब्लैक सी, जो काला सागर जो है, इससे जितना भी ट्रेड होता था वो सारा का सारा जो है गड़बड़ा गया। क्यों, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा है। यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन का ये बोला जाता है कि यूक्रेन जो है, अगर मैं गेहूं के बारे में बात करूं, अगर मैं दलहन दाल के बारे में या मोटा अनाज के बारे में, मिलेट्स के बारे में बात करूं, तो यूक्रेन ये कुछ क्या बोल रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा नहीं है, यूक्रेन सबसे बड़ों में से एक है। तो यूक्रेन का भी एक बड़ा हिस्सा है पूरे के पूरे विश्व में अनाज पहुंचाने का। तो अब क्योंकि ये रीजन पर रशिया कब्जा जमा के बैठा है, तो यूक्रेन अपना अनाज नहीं पहुंचा पा रहा है। अब यूक्रेन को तो चलिए दिक्कत हो ही रही है, उसके घर में पैसा नहीं जा रहा है क्योंकि उसका सामान नहीं बिक रहा है, पर बाकी के देश जो कि इसके अनाज के ऊपर निर्भर थे वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये बोला गया कि चलिए हम क्या करते हैं, हम एक डील साइन करते हैं, और वो डील जो है वो साइन की गई, तो अनाज सौदा किया गया। अब ये अनाज सौदा अगर हम कर रहे हैं तो दो जन के बीच में तो होगा ना, कौन कौन, रशिया एंड यूक्रेन।
क्यों? क्योंकि ये तो दोनों पार्टी ही है। अब साथ ही साथ यूक्रेन बोलता है मैं नहीं जाऊंगा रशिया के साथ अकेले बात करने, वो तो डरता है। तो यूएन मीन्स संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। सो संयुक्त राष्ट्र जो है उसने बोला डर मत, मैं भी आ रहा हूं, कोई नहीं, तू आराम से आ तो सही, ठीक है। तो वो तो आ गया। अब आप मानोगे क्या कि ब्लैक सी और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इसके बाद ये वाला जो एरिया, ये आता है किसके हिस्से में? टर्की के हिस्से में, ठीक है। और टर्की को उसकी बाउंड्री भी लगती है। तो टर्की ने बोला अरे देखो तुम तो यहाँ से भेज दोगे, आगे तो मुझे ही भेजना है, तो मेरे पोर्ट वो भी तो बेघर हुए बैठे हैं, उनको भी तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा, आने जाने का कुछ तो कमाते थे वो। तो इस वजह से इन्होंने क्या समझौता किया, इन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशन तो चाहता ही है कि एक मीटिंग हो, टर्की वो चाहता है, उसका क्यों? उसका घर बार सारा उजड़ चुका है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका घर उसी से चलता था, पोर्ट आते थे जाते थे, उसको थोड़ा कुछ तो मिलता था ट्रांसपोर्टेशन का। तो इस वजह से डील हुई है किन दो के बीच में, याद रखना है आपको, रशिया एंड यूक्रेन। एंड इनके साथ साथ जो इनके बीच में जो मीडिएटर के तौर पर, मध्यस्थ के तौर पर रहा है, वो कौन? संयुक्त राष्ट्र एंड टर्की, ठीक है। ये दो रहे हैं, याद रखना आप देखोगे कि ज्यादातर ना वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो है, एक तो वो, और एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये दोनों ही करते हैं मध्यस्थता। पर ये इतना वॉर चल रहा है ना, तो वॉर में ये रशिया बोलेगा वर्ल्ड बैंक तुम कौन हो, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि पूरे के पूरे विश्व को, जो सब कंट्री को जो कंट्रोल कर रहा है, वो है यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जिसको भी मान्यता मिली है वही कंट्री है। कितनी कंट्रीज हैं? 196, ठीक है। सो 196 कंट्रीज है हमारे पास। अब ये मान्यता जिसको है वही है, जिसको नहीं है मान्यता वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कंट्री से रिलेटेड काम कौन करके देगा? यूनाइटेड नेशन। तो ये आपको जो है याद रखना है। समझ लिया है ये किस लिए किया गया है? अब कुछ नहीं, वो तो नीचे था, हाँ ठीक है, मिल गया। तो इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हम, यूक्रेन ने बोला कि मुझे हर एक चीज के लिए नहीं चाहिए आपका सहारा, पर मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरे 3 पोर्ट हैं, जिन 3 पोर्ट के ऊपर आप सुरक्षा दो, और उन 3 पोर्ट से क्या हो कि मेरा सामान की आवाजाही चलती रहे। सो वो 3 पोर्ट कौन कौन से हैं? पहला है चोर्नोमोर्स्क, ठीक है, दूसरा है ओडेसा, एंड तीसरा है पिवडेनी, ठीक है। सो अब आप देख लीजिए कहाँ है ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये है पिवडेनी, ये है क्या? ओडेसा, एंड ये क्या है? वैसे इसको कोर्नोमोक्स बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में चोर्नोमोक्स बोल दिया इसको, ठीक है, इट्स कोर्नोमोक्स, ठीक है। तो ये 3 रीजन है। अब आपको मिल जाता है क्या? पिवडेनी, कोर्नोमोक्स या ओडेसा। तो ये कहाँ किसको बिलोंग करते हैं? किस रीजन को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं यूक्रेन, ठीक है। सो ये तीनों रीजन, जो ये 3 अलग अलग नेम है, किसको बिलोंग करते हैं? यूक्रेन। तो ये यूक्रेन को बिलोंग करते हैं। अगर आ जाता है तो आप प्लेसेस इन न्यूज में इसको आराम से देख पाओगे, ठीक है ना। और है क्या? ये पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट, बंदरगाह, हाँ, तो ये क्या है? बंदरगाह है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आ जाता है क्या? सिंधु जल संधि। सो सिंधु जल संधि जो है, ये भी देखिए नीचे बैठा दिया है इसको, पर चलिए ये तो सेट हो ही जाएगा इसमें। तो सिंधु जल संधि जो है, सबसे पहले तो हम यहाँ बात करते हैं। सो ये बेसिकली क्या था? ये था यहाँ पे किशन गंगा करके एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। सो उन प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। सो ये आई डोंट नो क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आप नॉर्मल आप यहाँ लिख लेना, किशन गंगा करके प्रोजेक्ट है, यहाँ पे रटेल डैम है, ठीक है, RATLE, रटेल डैम। सो अब बात करें तो इंडस जो रिवर है, सिंधु नदी है, उसका पता होगा आपको, बिल्कुल पता होगा, ठीक है। नहीं भी पता हो तो भी कोई बात नहीं, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। सो आपको क्या करना है? देखना है, सिर्फ इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, छोटा मोटा काम है, 5 मिनट में ये सारा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। सो चलिए आप लिख दीजिए कि जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी को कौन सी नदी कहाँ किसके बाद आके ज्वाइन करती है? तो सीरीज में आपको पता होना चाहिए, हाँ जी, ऊपर से नीचे की तरफ सीरीज में आपको पता होना चाहिए, इसी तरीके से आपको करना है।
नहीं हिमांशु, ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल करवा दूंगी। तो अब अगर हम इस संधि के बारे में बात करें तो ये संधि किस किस के बीच में हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी? क्योंकि इंडस रिवर यहाँ से बह के जाती है, पर उसका ज्यादा रीजन कहाँ जाता है? पाकिस्तान में ही जाता है। ज्यादा पानी भी किसके पास जाता है? पाकिस्तान के पास ही जाता है। अब हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, बट वही पाकिस्तान ने बोला मैं नहीं अकेले जाऊंगा, ये भारत मारेगा मुझे। तो विश्व बैंक ने बोला कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ तुम्हें लेके, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर ये रीजन से रिलेटेड, क्षेत्र से रिलेटेड बात है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसको आना चाहिए था, संयुक्त राष्ट्र को आना चाहिए था। पर यहाँ पे विश्व बैंक क्यों आया? यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, विश्व बैंक इसीलिए आया है क्योंकि हमें नदी से कुछ नहीं लेना है, हमें तो यहाँ पे क्या बनाने हैं? यहाँ पे बांध बनाने हैं। बांध बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पाकिस्तान के पास पैसा है क्या? नहीं। तो वो किसको बुला के लाएगा रोता रोता? विश्व बैंक को। अब विश्व बैंक का काम क्या है? उसका काम है कि जो भी गरीब देश हैं उनको विकसित करने के लिए लोन देना। तो अगर पाकिस्तान जो भी मगरमच्छ के आंसू अपने लेके जाए और संयुक्त राष्ट्र को बोले, तो संयुक्त राष्ट्र के पास खुद के पास पैसा है? नहीं ना, वो तो उल्टा थप्पड़ी मार के देगा। इस वजह से क्या किया गया? इस वजह से विश्व बैंक के पास गया, ये आपको याद रखना है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के पास पूर्वी नदियां जो हैं उनका पानी आता है, वो कौन कौन है? रावी, ब्यास एंड सतलज। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पश्चिमी नदियों का पानी आता है, वो क्या है? सिंधु, चेनाब एंड झेलम, ठीक है, सिंधु, चेनाब एंड झेलम। तो ये आपको याद रखना है, सिंधु ऊपर आ जाती है, फिर चेनाब, झेलम एंड देन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। सो इनका पानी हमें मिल जाता है। हाँ जी, अरे हो जाता है उसमें। अब हाल ही में कुछ न्यूज में रहा था जो कि था किशनगंगा डैम। अब ये तो न्यूज में रहा था, अब इससे पिछले भी तो काफी सारे हो सकते हैं ना, तो जितने भी इंक्लूडेड थे ना वो मैंने सारे यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। सबसे पहले क्या है? किशनगंगा जल विद्युत परियोजना 2018 में ये झेलम की सहायक नदी पर बनाई गई थी। आपको क्या करना है? जो भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के साथ आपको ये जो है किस नदी पे बनाया गया है वो याद रख लेना है, ताकि आप मैचिंग कर पाओ कि कौन किससे रिलेटेड है। और मैपिंग के ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही आते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो है रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ये किस पर है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट जो है इसका नेम बेसिक है सलाल डैम, ठीक है, ये किस पे है? चिनाब पर। बागलीहार, बागलीहार करके है, ये चिनाब पर है। शाहपुर कंडी ये रावी पर है। एंड उज्ज बहुउद्देशीय जो है ये रावी नदी की सहायक नदी है उज्ज, उसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। सो किशनगंगा, झेलम, ठीक है, किशनगंगा को झेल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रटल जो है चिनाब, कि आप रट्टा लगा रहे हो तो रट्टा लगा के आप चाइना जैसे बन गए हो, मींस नकली माल, ठीक है। नेक्स्ट सलाल डैम, दैट इज आल्सो चिनाब, ठीक है। नेक्स्ट बागलीहार जो है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दी चिनाब। क्यों? क्योंकि आप जो है भगाना चाहते हो किसको? चाइना को, ठीक है। शाहपुर कंडी जो है दैट इज रिलेटेड टू दी रावी। रावी मीन्स कि यू कैन से समथिंग विच इज वेरी रॉयल, कि जो बहुत ही आपको लगता है कि शाही लग रहा है, तो वो शाही क्या है? शाहपुर कंडी से रिलेटेड हो गया शाही रावी। उज्ज जो है वो तो उज्ज रिवर पे ही बनाया गया है, रावी नदी की जो है वो एक सहकारी नदी है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसी तरीके से आपको रट्टा लगा लेना है। बिल्कुल पूछ लेते हैं। अभी अब नॉर्मल भी आप बताइए कि आपको खुद ही पता है कि हमारे पास तो सिर्फ 20% का ही आता है, 80% उन्हीं के पास आता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र उन्हीं के हाथ में है, पूरा का पूरा जो फ्लो आ रहा है वो ही उन्हीं के हाथ में है। हमारा अभी हाल में क्या चल रहा था ना, उन्होंने लाइक आप बोल सकते हो कि रोड़ा डाला हुआ था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बोल रहा था क्या कि ये जो किशनगंगा रटल जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ना, हम इसको नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि सपोज करिए आपने इस एरिया में, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया में ना हम अपना बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हमने बांध बना लिया तो इसका मतलब हम पानी के जो बहाव है उसको रोक सकते हैं। और रोक कैसे सकते हैं? अपनी मर्जी से रोक सकते हैं।
तो उसका नीचे पानी जाएगा? नहीं जाएगा, तो वो बोलेगा ना। और अब वो जो बोलेगा तो इसका मतलब क्या है, फिर तो वो ये हमारे प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट नहीं होने देगा। हर बार ऊपर से क्या करता है, वर्ल्ड बैंक को उठा ले आता है। और आप सबको पता है वर्ल्ड बैंक की, जो विश्व बैंक की बात करूं तो वहां पे तो ये चाइना की चलती है, यूएस की चलती है, एंड ये चाइना और यूएस ये तो चाहते ही नहीं है इंडिया का कुछ हो, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत आती है हमें इन प्रोजेक्ट्स को लेकर। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कहाँ, नॉर्ड स्ट्रीम। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, ये एक नहर है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये एरिया, आई नो सही से नहीं दिख रहा होगा बट काम थोड़ा चल जाएगा हमारा। हाँ जी बिल्कुल। सो आप ये देखिए कि ये जो एरिया है ये क्या है, यहाँ पे है क्या, रशिया, यहाँ पे है क्या, जर्मनी। पहले तो आप ये देख लीजिए, नॉर्ड स्ट्रीम किसके बारे में बात कर रही है, रशिया एंड जर्मनी के बारे में बात कर रही है। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है, ये जो नहर है, ये रशिया और जर्मनी के बीच में एक लाइक वो बनाई गई है नहर, जिसके थ्रू जो है नेचुरल गैस जो है वो जाती है। अब हुआ क्या कि बोर्नहोम करके, मैं यहां लिख देती हूं, बोर्नहोम करके जो है एक क्षेत्र था, जहां पर ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रीजन है आप ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, इसी स्ट्रीम में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एरिया है, इस एरिया में यहाँ पे लीकेज हो गई, एंड उस लीकेज की वजह से मीथेन गैस जो है वो लीक हो गई। इस वजह से ये जो रीजन है, ये न्यूज, ये जो क्षेत्र है ये न्यूज में रहा है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि बोर्नहोम है क्या, ठीक है। सो ये क्या है, एक रीजन है, किससे रिलेटेड है, ये वाला जो आपको दिख रहा है बेसिकली कि ये यहाँ पे बाल्टिक सी है, सो बाल्टिक सी से रिलेटेड है ये, हो गया। अब सवाल क्या उठता है कि ये कर क्या रहा था, व्योमबर्ग रीजन रशिया से लुम्बिन रीजन जर्मनी में ये गैस पहुंचा रहा था। पहला तो हो गया क्या, नॉर्ड स्ट्रीम 1। दूसरा, उस्तलुगा से ये पहुंचा रहा था कहाँ, ग्रीफ्सवॉल्ड में, ठीक है। सो अब सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है, व्योबर्ग एंड उस्तलुगा ये दो रीजन है, कहाँ है, रशिया में। ऐसे ही लुम्बिन एंड ग्रीफ्सवॉल्ड ये कहाँ है, जर्मनी में। एंड बोर्नहोम जो है ये कहाँ है, बाल्टिक सी में, बाल्टिक सी में है बेसिकली, ठीक है। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। सो अब आप ये देखिए कि ये नॉर्ड स्ट्रीम जो है, ये जो नहर की बात करी गई है, ये अगर अब क्या कर सकता है यूपीएससी ना ऐसे ऐसे सिमिलर वर्ड लेके आता है, जैसे कि नॉर्ड स्ट्रीम। अब ऑप्शन में क्या बना देगा, नॉर्ड स्ट्रीम हाल ही में न्यूज में रहा था, ये किससे रिलेटेड है, ये किससे संबंधित है। और न्यूज में क्या दे देगा कि जो स्ट्रीम वर्ड होता है ना, ब्लड स्ट्रीम भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही बोल देगा मेडिकल प्रॉपर्टी है, क्या बोल देगा, ये तो एक वाटर स्ट्रीम है, कुछ भी बोल सकता है ना। तो इस तरीके से घुमा देता है, बट आपको नहीं घूमना है। हाँ, ये क्या है, ये एक नहर है जो कि क्या है, नेचुरल गैस के लिए बनाई गई है, ताकि उसको ट्रांसफर कर सके कहाँ, रशिया से जर्मनी तक। तो अभी पाया गया है क्या कि मीथेन गैस का जो है वहां पे रिसाव हुआ है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही आप कर लेंगे। आई थिंक पढ़ा हुआ होगा ये, ठीक है। अब बात आती है कि अब भारत और बांग्लादेश के जो है रिलेशन के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात की जाए तो कुशियारा नदी जो है वो न्यूज में रही है। क्या है, ये बराक नदी की सहायक नदी रही है। आप देख सकते हो ये बराक नदी है, ये यहाँ पे है कुशियारा रिवर, ठीक है। कुशियारा रिवर ये यहाँ पे है, एंड ये बराक आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अब इसी के साथ में ये क्या है, ये एक ऐसी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। अब यहीं पे अब आपको बेसिकली क्या मिलने वाले हैं, आपको वो चीजें मिलने वाली है जो कि इसी क्षेत्र से संबंधित है, और इसी क्षेत्र से संबंधित होते हुए उनके बारे में जो है कि कौन से के ऊपर कौन सा पुल बनाया गया है, क्या कुछ बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगर उसकी हम बात करें तो एक आता है क्या, रुपसा पुल। ये क्या है, रुपसा नदी पर बनाया गया है।
दूसरा आता है क्या, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल परियोजना, ठीक है। अब खुलना दर्शन रेलवे लिंक परियोजना बनाई गई है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये खुलना है इसमें बांग्लादेश में, एंड जो कि हम मोंगला रीजन की भी बात कर रहे हैं, मोंगला क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं, वहां पे आता है गेदे दर्शन, वो कहाँ है, भारत में। तो ये दो के बीच में बनाया गया है, गेदे दर्शन एंड खुलना। खुलना कहाँ है, बांग्लादेश में, गेदे दर्शन कहाँ है, भारत में। अब इसके साथ ही बाकी के और जो न्यूज में रहे हैं या जो इंपॉर्टेंट है भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड, पहला क्या आता है, यहाँ पे आता है क्या, फेनी पुल। फेनी पुल दो के बीच में है, सबरूम एंड रामगढ़। सबरूम क्या है, त्रिपुरा, एंड रामगढ़ क्या है, बांग्लादेश में, ठीक है। सो ऐसे आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ एक रेलवे लिंक बनाया गया है, चिलाहाटी एंड हल्दीबाड़ी। हल्दी किसका है, इंडिया का, सो हल्दी भारत हो जाएगा। बांग्लादेश क्या करता है, वो चिल्लाता रहता है, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, बांग्लादेश। चिलाहाटी वो बांग्लादेश से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, तो ये रीजन आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद अगली बात आती है क्या, इंडो पैसिफिक जो है त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष के बारे में। इंडो पैसिफिक क्या है, त्रिपक्षीय, इसका मतलब कोई 3 देश होंगे, ठीक है। इंडो की बात करी गई है, इंडिया आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। पैसिफिक की बात करी गई है, तो वहां से हम किसको उठा लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को उठा लेते हैं, चलिए उठा लिया। उसके बाद क्या है, ये एक विकास सहयोग कोष है, कोष बनाया गया है। तो इतने तो हम अमीर है नहीं, किसी अमीर को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। अब इंग्लैंड जो है, जो यूके है, वो तो हमारी बातों में आता नहीं, ठीक है, पर फ्रांस को थोड़ा सा हम अपनी तरफ कर ले तो कर सकते हैं। अब वो हम क्यों करेंगे अपनी तरफ, क्योंकि आपको पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो स्टार्ट किया था, किसने किया था, भारत ने एंड फ्रांस ने, भारत और फ्रांस ने मिलकर ये स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसी का हवाला उसको दे दूं कि जो तुमने मेरे साथ स्टार्ट करवाया था जरा देखो, वो तो बिल्कुल बंद पड़ा है, तो वो हमारे पास इस कोष में पैसा देने के लिए आ जाएगा ना। तो वो उसने बोला चलिए मैं आ जाता हूँ। तो उसी के साथ ये जो इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष है, ये किसके बीच में है, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब इसका ऑब्जेक्टिव या इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत में स्टार्टअप्स जो स्टार्ट हो रहे हैं उनका समर्थन मुझे करना है, तो ये उनके समर्थन के लिए बनाया गया है। अब इसने अपने विकास परियोजनाओं के साथ साथ अभी क्या बोला है कि ये किन किन के ऊपर ध्यान देने वाला है। पहला, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के ऊपर, दूसरा स्टार सी प्रोजेक्ट के ऊपर। अब ये जो स्टार सी प्रोजेक्ट है ना, ये किस लिए बनाया गया है, ये सोलर टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है, ये एक एप्लीकेशन सेंटर है, ठीक है। सो ये बोला गया है क्या, स्टार सी, ये जो है डिटेल में आपका इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। तो ये स्टार सी प्रोजेक्ट बनाया गया, किससे रिलेटेड है, ये सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और ये इस रीजन की अगर बात करूं तो यहाँ पे हम सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मानना क्या है कि हम, दोबारा बोलूं, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, ठीक है। सो समझ आ रहा है आपको, तो उससे रिलेटेड जो है ये बनाया गया है। अब इसके साथ साथ ये बोला जाता है कि इंडिया की जो है वो कैसी है, नीली अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकोनॉमी है, एंड उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें जो भी महासागर है उनका विस्तार करना है, एक महासागर शासन लेके आना है, ठीक है। सो इनके बारे में बात की गई। अब अगर मैं बोलूं आपको कि ये विकास सहयोग कोष ये क्या है, ये विकास सहयोग कोष कुछ नहीं है, इसमें 3 कंट्रीज का साथ है। इन 3 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, 3 ही टॉपिक पर वो बात करने वाले हैं। हाँ जी, कौन कौन से, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, स्टार सी प्रोजेक्ट एंड ब्लू इकोनॉमी, जो कि क्या है, नीली अर्थव्यवस्था।
इनके ऊपर बात की गई है, इन 3 प्रोजेक्ट के ऊपर बात की गई है, ठीक है। सो ये आपको देख लेना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्या, वित्तीय मध्यस्थ निधि। सो वित्तीय मध्यस्थ निधि जो है ये क्या बनाई गई है, ये है बेसिकली क्या, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड। सबसे पहली बात क्या आई है, सबसे पहली बात आई है मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब क्या होता है, ये तो इंटरमीडियरी रहने वाला है। सब दूसरा क्या है, ये फाइनेंशियल रहने वाला है। इसका मतलब कि ये जो हम फाइनेंस से रिलेटेड ये कोष बनाने वाले हैं या ये जो हम फंड बनाने वाले हैं, ये हमारा कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन के लिए। अब मुझे बस इतना आप बता दीजिए, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट में लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हो तो क्या वो लंबे समय का पैसा किस तरीके के सेक्टर में जाकर लगेगा, औद्योगिक, ओके, कोई और, एनर्जी, हाँ जी, कोई और, टेक्नोलॉजी, हाँ जी, कुछ और, एजुकेशन, एक चाहती हूँ मैं बस एक वर्ड आ जाए, हाँ जी, ऑनलाइन में बता दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज दी आधारभूत संरचना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना में ही पैसा लगेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ना आपने जो भी सेक्टर बताए सब आ जाएंगे, एनर्जी आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, बट वर्ड आपने बताया, देखिए ताले हो जाए इनके लिए, ये आपने बताया था, चलिए आप अपने लिए बजा दीजिए। तो अब से क्या ध्यान रखना है ना, अगर आपको आ रहा है ना तो उसका क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि 2 मार्क्स, इधर ना दुनिया ऐसी है, आपका निकल जाएगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से पहले अपना सोचो फिर साथ वाले का, ठीक है, बट दैट्स वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब ये क्या करने वाले हैं, ये ना इनका जो मेन काम होने वाला है, इनका मेन काम होने वाला है रिलेटेड टू कि इन्हें 3 चीजों के बारे में बात करनी है। वो 3 चीजें क्या है, पीपीआर। पीपीआर में सबसे पहले रोकथाम, आपको क्या करना है, प्रिवेंशन, ठीक है। उसके बाद तैयारी, तैयारी मींस प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिक्रियाएं मींस रिस्पॉन्स। तो ये पीपीआर रहने वाला है, रोकथाम, तैयारी एंड प्रतिक्रियाएं। इसमें बेसिक होने क्या वाला है कि बस अब मुझे इतना बता दीजिए आप कि इस टाइम पे जब भी मैं ये शब्द यूज करूं कि आपको रोकथाम करना है, तो क्या होगा जिसका रोकथाम आप करना चाहोगे, और कुछ, बेरोजगारी को करोगे, कर सकते हो, डिजास्टर को तो कर ही नहीं सकते, उसका तो सोच ही नहीं सकते हो, इलास्टिसिटी, डिजास्टर का मतलब, डिजास्टर एक ही तो नहीं होता, साइक्लोन आ गया तो क्या करोगे, तो मतलब हम पहले से ही पैसा खर्च करके बैठ जाए। हाँ जी, कोई बता सकता है, वित्तीय संकट के लिए ना आप अलग से पहले ही रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रियाएं नहीं करके बैठोगे। अभी भी विश्व में चल रहा है ना रिसेशन की बात, पर बोल रहे हैं इंडिया को नहीं करेगा अफेक्ट, करेगा भी तो इतना ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली अभी आया तो वर्ड कोविड। सो बेसिकली क्या है कि क्या करना है हमें, कोविड की रोकथाम, कोविड की तैयारी और उसको लेकर रिस्पॉन्स। पर बात की जा रही है क्या, दीर्घकालीन वित्त की। सो दीर्घकालीन वित्त का मतलब क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, साथ ही साथ हम उसकी रोकथाम की बात करी है तो हम अपनी वैक्सीन में भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फंड लगाएंगे और वो फंड इनके लिए होगा। अब ऐसा करके हम क्या करेंगे, हमारे जो भी राष्ट्रीय, जो भी हमारे क्षेत्रीय या जो वैश्विक स्तर पर कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये तो हम करेंगे ही। साथ ही साथ विश्व बैंक ने क्या बोला, विश्व बैंक ने बोला कि हम इसमें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, एंड WHO जो है वो उसमें तकनीकी हेल्प करेगा। आप समझिए क्या, कोई भी अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसमें कौन हेल्प करने आता है, WHO नहीं, WHO आता है, ठीक है। अभी आप वर्ल्ड बैंक को भूल जाइए, तो वो हेल्प करने आता है WHO। अब WHO ने बोला क्या, WHO ने बोला ये कि मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा पैसा ही चाइना से चलता है, चाइना ही हो गया क्या बंद, लॉकडाउन हो गया, तो मेरे पास तो कहीं पैसा है ही नहीं किसी को देने के लिए, क्योंकि एलिगेशन क्या लग रहे हैं WHO के ऊपर कि ये चाइना से ही चलता है। तो चाइना, WHO भी बोल रहा है हाँ ठीक है मैं चाइना से ही चलता हूँ,
मेरे पास नहीं है कुछ भी देने को। तो इस वजह से अगर आप ये बनाने का सोच रहे हो ना प्रोग्राम, तो मेरे से मत उम्मीद रखना मैं आके आपको पैसा दूंगा। अदरवाइज कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, देखिए हर चीज में ना रट्टा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि रट्टा कितने में हो जाएगा, अभी 5-6 में तो हो जाएगा, आपका 100-150 में रट्टा नहीं हो सकता है। इस वजह से समझ के करना है आपको। जैसे अगर अभी मैंने आपको बोला कि कोई भी अगर कंट्री से रिलेटेड हो तो उसमें कौन दे देता है, यूनाइटेड नेशन दे देता है। अब अगर कोई गरीब हो, उनको पैसा चाहिए हो तो कौन दे देता है, वर्ल्ड बैंक दे देता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, IMF दे देता है तो उसके लिए कौन दे देता है, IMF दे देता है। सो ऐसे नेचर समझना है आपको। सो ऐसे ही नेचर क्या है कि अगर किसी भी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी अगर होगा तो वो कौन देगा, WHO देगा, ठीक है, WHO दे देता है। अब WHO ने बोला मेरे पास तो है नहीं, बट वर्ल्ड बैंक ने बोला अब ये पड़े पड़े मर जाएंगे, अगर ये नहीं कर पाएंगे कंट्रोल तो मुझे तो हेल्प करनी ही पड़ेगी ना। तो इस वजह से उन्होंने बोला मैं हेल्प कर देता हूँ। तो अब कौन कर रहा है इसको फंड से हेल्प, वर्ल्ड बैंक। बट WHO ने बोला अरे हेल्थ का काम चल रहा है, कुछ मेरा नाम नहीं आएगा तो कैसा लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो उसने बोला आ रहा हूं मैं भी थोड़ी सी हेल्प देने के लिए, टेक्निकल हेल्प, मैं तकनीकी सहायता मैं दे दूंगा। तो ये आपको अच्छे से रट्टा लगा लेना है, अच्छे से आपको ये याद कर लेना है क्या कि आपकी वित्तीय मध्यस्थ निधि में 3 चीजों पर काम होगा, रोकथाम, तैयारी एंड प्रतिक्रियाएं। विश्व बैंक जो है वो होस्ट कर रहा है रिलेटेड टू द फंड, जो भी मतलब पैसों से जो भी हेल्प चाहिए वो, एंड WHO वो क्या कर रहा है, वो इसमें तकनीकी सहायता दे रहा है। तो इस तरीके से ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, अंटार्कटिका संधि। अंटार्कटिका संधि में आप ये देख सकते हो कि इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका वाले रीजन को हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसका होमवर्क नहीं दूंगी, होमवर्क आज के लिए काफी हो चुके हैं। आई थिंक इतना सही है ना। हाँ जी, ऑनलाइन में बता दीजिए। अच्छा मुझे ये बता दीजिए ऑनलाइन में कितना हो गया था आपका, कब हटे आप, हाँ बता दीजिए कितना हो गया था। हाँ जी, गुड इवनिंग अजय। अच्छा जल्दी से मुझे बता दीजिए, देखिए कहाँ से रह गया था, 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया था क्या, 7 पे पहुंची थी। हाँ जी, पहली क्लास है आज, खत्म भी होने वाली है अभी तो। 6 पॉइंट पे पहुंचे थे या हो चुका है, 6 कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। चलिए मैं 7 से स्टार्ट करवा रही हूँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ 7 पॉइंट, ठीक है। सो अंटार्कटिक संधि के हम बारे में बात करते हैं। ये संधि कब हुई थी, अच्छा एक काम करना ना, आप भी अपना ना 1-2 कुछ कोई ऑन रखिए ताकि कमेंट के ऊपर ना ध्यान रहे, ठीक है। हाँ ऑन करके बस साइड में रख लीजिए, ध्यान रखना अपना, अगर स्टक वगैरह हो तो आप मुझे बता देना, इतना फेवर कर देना बस आप। अंटार्कटिक संधि के अगर बारे में हम बात करें तो ये कब 1961 में आई थी। ये 12 मूल सदस्य थे जिन्होंने इसमें उस टाइम पे साइन किया था, तो 12 सदस्य उस टाइम पे थे। अब की मैं अगर बात करूं तो अब जो है 54 जो है देश इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो अब जरूरी हो जाता है कि हम जाने कि वो 12 देश कौन कौन से थे। ए से अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से बेल्जियम, सी से चिली, ठीक है, एफ से फ्रांस, जे जापान, एन न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे, देन एस से दक्षिण अफ्रीका, यू से अभी देखिए 1961 में USSR था ये, पर फिर क्या हुआ था, इसका विघटन हो गया था। कब हुआ था, 1991 के दौरान हुआ था, एंड फिर ये बन गया था क्या, रशिया। पर हम इसको अगर देखें तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें इसको सोवियत संघ लिखना पड़ेगा। यू से यूनाइटेड किंगडम एंड यू से ही संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार आप वापस से देख लीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, 3 इसमें यू आ जाएंगे, 2 एन आ जाएंगे, 2 ए आ जाएंगे, 1 बी, सी एंड इसके साथ ही जे एंड एफ।
ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखने की कोशिश करनी है। अब सदस्य की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 54 अब के टाइम पीरियड में इसके देश हैं। भारत जो है वो मूल रूप से क्या इसका सदस्य था? नहीं, 1983 में भारत इसका सदस्य बना है। अब हम देख लेते हैं क्या कि इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 इसके उद्देश्य हैं कि ये अंटार्कटिक जो संधि है ये क्यों साइन की गई थी। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये रीजन है, इस रीजन में किसी भी कंट्री को, देखिए जो भी किसी कंट्री की मिसाइल होती है ना, तो उन्हें मिसाइल ना एक ऐसी रेंज में रखनी पड़ती है जिस रेंज से वो उनके मतलब उनके पास रहे। अब देखिए, आपको पता है कि कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का समय चला था, उस समय में क्या हो रहा था कि यूएसए चाह रहा था कि रशिया के पास पास जो कंट्री है ना मेरे दोस्त बन जाए और मैं अपने वहां पे मिसाइल सेट कर दूं ताकि अगर मेरी 5000 किलोमीटर की रेंज है तो वो उसमें आ जाए। ठीक है, उन्होंने बनाया था नेटो एंड फिर रशिया ने क्या बना दिया था? वर्सा पैक्ट। ठीक है, वर्सा पैक्ट। अब इस ये तो हो गया अलग सीन। उसके साथ साथ अंटार्कटिका, इसमें देखिए कोई ऐसे रहता तो है नहीं, क्योंकि रहने का इतना लायक है नहीं। अब जो भी अगर रहते हैं या जो भी करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, कि उनको किसी भी तरीके की रिसर्च करनी होती है, उसी उद्देश्य के लिए वो वहां जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज है ना अपना राज बना के रखती है, जिसके पास ज्यादा पैसा बोलता है तो वो अपना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अब करते तो हैं स्टार्ट, उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे बहुत गार्बेज इकट्ठा हो गया है। साथ ही साथ इस तरीके के अगर वो अपने आप ये लगा लीजिए न्यूक्लियर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारी हानिकारक गैसें भी निकलती हैं। अब जो हानिकारक गैसें निकलती हैं उसकी वजह से इनका इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब अफेक्ट होता है। सो इस वजह से हमने बोला क्या कि ये संधि का उद्देश्य क्या रहने वाला है। इस संधि का उद्देश्य रहने वाला है कि पहले अंटार्कटिका के रीजन को असैन्यकरण कर देना है, कि मींस कि डीमिलिटराइज कर देना है। अगर वहां पे किसी ने भी अपनी सेना इकट्ठी की हुई होगी तो या फिर अगर वो वहां पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो हम उनकी सेना को वहां से हटाएंगे। किसी को भी वहां पे सेना का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे कि आओ अपने प्रोजेक्ट लगाओ, रेंज सेट करो और जब युद्ध हो जाए तो वहां से मार देना, ये हम नहीं करने देंगे। तो अंटार्कटिका को अच्छे से साफ करना होगा। दूसरा बोला गया कि अगर किसी को किसी भी तरीके के अनुसंधान करने हैं, रिसर्च करनी है, तो आप उस रीजन में जाके शांतिपूर्ण कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है आप दूसरे को परेशान करोगे या फिर वहां का जो भी वातावरण है उसको आप दूषित करोगे, वो नहीं करना है। उसके बाद दूसरा आ जाता है क्या, क्षेत्रीय विवादों को हल करना, कि कोई रीजन, अब इनके आसपास जो भी बाउंड्री लगती है जिस भी तरीके से, तो कोई अपना एरिया बनाता है, कोई अपना एरिया बनाता है। इवन क्या होता है कि जो सागर है, सागर में भी तो लाइक बाउंड्री होती है ना, वहां भी तो क्षेत्र डिफाइन होता है, तो वो इतना परेशान उनको करते हैं। सो इस वजह से 3 उद्देश्यों के बारे में बात की गई है, आपको याद रखने हैं 3 के 3। अब ये हो सकता है कि ये क्या है, ये जब आपको नोट्स मिलेंगे ना, इसके ऊपर ना 2 स्टार लगा लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अंटार्कटिका संधि। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। पर अब अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो मूल रूप से इसमें 3 ही उद्देश्य थे। पहला तो उसका असैन्यकरण करना है, दूसरा शांतिपूर्ण अनुसंधान हम वहां होने देंगे, एंड क्षेत्रीय विवादों को वहां से हल करेंगे। तो ये 2 कैसे हो गए पॉजिटिव और ये कैसा हो गया नेगेटिव। कोई भी परमाणु परीक्षण करना है, कोई भी रेडियो एक्टिव कचरा है उससे भी उसको मुक्त करेंगे, कुछ नहीं होना चाहिए वहां पे। अब आ जाता है क्या, इसके साथ साथ 3 तो उद्देश्य हो गए, पर जब ये इसमें सिग्नेचर हुआ था ना, उस टाइम पे इसमें 3 संधियां भी शामिल की गई थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टाइम टू टाइम जो है उनको चेंज किया। अब पहला देख लीजिए क्या, अंटार्कटिका सील के संरक्षण के लिए, कि पहला हमें क्या करना है, उस क्षेत्र का संरक्षण करना है। पहली क्या हुई, संरक्षण से संबंधित। दूसरा हमने क्या बोला कि यहाँ पे समुद्री जीवित जो संस्थान है, बोला जाता है क्या, ओशन लिविंग ऑर्गेनिज्म या मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि उनके बारे में बात की गई है। पहला हो गया क्या, संरक्षण, दूसरा क्या, समुद्री जीवित संस्थान, तीसरा हो गया क्या, पर्यावरण संरक्षण। तो इन 3 चीजों के बारे में बात की गई है। तो 3 उद्देश्य हो गए,
3 संधियां हो गई, एक संरक्षण पर, दूसरी क्या है समुद्री जीवित सुरक्षा क्या है संस्थान के ऊपर, एंड नेक्स्ट क्या है पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। तो 3 ये संधि हो गई है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी न्यूज में ये रहा, न्यूज में ये क्यों रहा, क्योंकि भारत ने अंटार्कटिक अधिनियम 2022 पास हो चुका है। अब अधिनियम बन चुका है, बिल नहीं है ये, अधिनियम है। इस वजह से ये न्यूज में था। न्यूज में था तो न्यूज में कौन सा, ये महत्वपूर्ण वाला हिस्सा न्यूज में था। इससे ऊपर का मैंने आपको पुराना बताया है। तो क्या अगर यूपीएससी ने पूछ भी लिया ना उद्देश्य से तो आप कर पाओगे। सो अब देख लीजिए क्या यहाँ पे दिया गया है। अंटार्कटिक पर्यावरण क्यों बनाया हमने, ताकि हम पर्यावरण की वहां की रक्षा कर सके। अब हम इसका हिस्सा है अंटार्कटिक संधि का। कब बने थे, 1983 में बने थे, ठीक है। तो अब उसके जो उद्देश्य है 3, अब उसके जो उद्देश्य हैं, जो उन्होंने उद्देश्य रखे हैं, उनमें हमारा कुछ हिस्सा बनता है नहीं बनता है। जब हमारा हिस्सा बनता है तो इसका मतलब अब हमें उसका पालन करवाने के लिए एक एक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्ट बना दिया तो उससे क्या हो जाएगा, अगर एक्ट बना दिया तो उससे ये हो जाएगा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर कि ये सही से करके दे। तो अब समझ लीजिए क्या कि अंटार्कटिका में भारतीय अभियान को प्रतिबंधित करने के लिए कि उन्होंने बोला हम नहीं अब जाके वहां पे कुछ गलत करेंगे, हम अपने तरीके से अपना अच्छा करके दे रहे हैं, हम अपना एक्ट बना रहे हैं। वो एक्ट बोलता है क्या कि हम वहां पर किसी भी तरीके के अंटार्कटिका में अभियान नहीं करेंगे, वहां हम प्रतिबंध लगाएंगे। दूसरा, खनन गतिविधियां जो माइनिंग की एक्टिविटीज हो रही है उनको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब दोनों ही वर्ड में यहाँ पे डिफरेंस है। इंग्लिश में तो ये हो जाता है क्या कि यहाँ पे तो हम करेंगे प्रोहिबिशन, यहाँ आ जाता है क्या कि यहाँ हम करेंगे एलिमिनेट। दोनों ही वर्ड में बड़ा फर्क है। अगर आता है क्या कि अंटार्कटिका में भारतीय अभियान को हम खत्म करेंगे, तो हम खत्म नहीं कर रहे हैं। क्या पता हमें फ्यूचर में भविष्य में कोई जरूरत पड़ सकती है तो हम कर सकते हैं, पर हमने बोला क्या माइनिंग खनन गतिविधियां हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आपको जब आप पढ़ोगे ना तो इन दोनों वर्ड को अच्छे से मार्क कर लेना है, मार्क करके पढ़ना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब भारत के हित और सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता, भारत ध्रुवीय शासन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भी हम ये कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब हम भारत को ऐसे माना जाता है कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो हम एक ऐसा सहयोग दिखाएं, दूसरी कंट्रीज को भी हम इसके लिए प्रमोट करें कि वो भी सेम ऐसा ही करें, ठीक है। सो इसके लिए क्या बोला गया है, इसके लिए ये बोला गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो कि भारत का नागरिक है, अब अगर वो हमारा नागरिक हमारे, देखिए भारत का नागरिक है, उसने बाहर कोई भी काम करा, नाम किसका आएगा, भारत का आएगा। अब सपोज कर लीजिए कि मेरी एक कंपनी है एंड उस कंपनी में मेरे बहुत पैसे हैं। अब वो पैसों से मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये है कि मैं अपना एक कोई भी माइनिंग का लगा लीजिए, खनन का, या कोई भी प्रोजेक्ट जाके स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने जाके स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए। सो जब मैंने वहां पे स्टार्ट कर दिया जाके, तो अब उस एरिया में इंडिया ने तो क्या किया हुआ है, एक्ट बनाया हुआ है, नहीं स्टार्ट कर सकती। तो इसका मतलब वो ये बोलेंगे किस पे ये लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता है। तो हर भारतीय नागरिक जाके अंटार्कटिका में ऐसे ही कोई भी खनन गतिविधि नहीं कर सकता, ना तो हम उसे परमिशन देंगे, ना ही वो वहां जाके कर सकता है। आप सपोज कर लीजिए इंडिया की जो सेना है वो तो अंटार्कटिका में नहीं बैठी है चेक करने को कि दिखाओ पहले अपना आधार कार्ड दिखाओ तभी एंट्री मिलेगी, नहीं कर रहे हैं ना। तो फ्यूचर में कभी सोच लीजिए कि इंडिया का योगदान पाया गया, इंडिया के किसी नागरिक का किसी भी खनन गतिविधि में, तो क्या हम इस एक्ट के अंदर ये जो हमने अधिनियम बनाया है उसे लागू करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, और जाके हम उस जो भी खनन गतिविधि हो रही है उसको बंद करवा सकते हैं। तो इसका मतलब भारतीय नागरिक के ऊपर ये लागू होता है। अब सपोज कर लीजिए कि कोई एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया में पंजीकृत है। अब वो पंजीकृत जो भी कंपनी है वो क्या करती है, वो इंडिया में तो एस्टेब्लिश है ही,
उस पे इंडिया का ठप्पा लग गया है। अब अगर वो कंपनी कोई एक्टिविटी करने लग जाती है वहां जाके, तो क्या उस पे लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। ठीक है, अब वापस से इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म हम कर लेते हैं। सपोज करिए कि कोई, मान लीजिए कि कोई सपोज करिए एनआर एंटरप्राइजेस है। अब जो एनआर एंटरप्राइजेस है ये क्या है? ये है इंडिया से, सपोज कर लीजिए ये इंडिया से है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी एक फॉरेन सिटीजन ने आकर पैसा लगा दिया। ठीक है, सपोज कर लीजिए फॉरेन सिटीजन ने पैसा लगाया है एंड ये क्या हो गया है, इसमें 51% कंट्रीब्यूशन किसका हो गया? फॉरेन सिटीजन का। तो 51 मेजॉरिटी किसका है? तो अब ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। पर ये बनी कहाँ है? पंजीकृत कहाँ है? तो ये वहां पे अगर कोई खनन गतिविधि करती है तो भी इंडिया लागू करवा सकता है, इसको बंद करवा सकता है खनन गतिविधि को। ठीक है, समझ आ गया? अब वापस से दूसरा रूल देख लेते हैं। सपोज करिए कि एक इंडियन पर्सन है। अब सपोज करिए कि जो एनआर एंटरप्राइजेस है ये कहाँ है? ये है यूएसए में, यूएस बेस्ड है ये। एंड इंडियन कोई सिटीजन है, उसके पास बहुत पैसा है, उसने क्या किया, यहाँ पे जाके एस्टेब्लिश करी और ये कितना 51% से ज्यादा कर दिया। अब क्या ये इंडिया में एस्टेब्लिश है? पर 51% किसके पास है? तो इसका मतलब अगर इसने जाके अंटार्कटिका में कर लिया तो ये लागू हो सकता है? बिल्कुल लागू हो सकता है। तो अब इंडियन सिटीजन का कहीं पे कोई भी वहां पे फंड मैनेजमेंट या कुछ हो वहां पे, उसके साथ साथ अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट बाहर से आई है लेकिन बनी पंजीकृत इंडिया में हुई है तो उस पर भी ये लागू होगा। नहीं, फिर नहीं होगा। उसका स्वामित्व होना चाहिए। अगर स्वामित्व होगा तो तभी माना जाएगा, अगर स्वामित्व नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? बिल्कुल लागू होगा। क्यों? क्योंकि हमारे एरिया के बेसिस पे, क्षेत्रफल के बेसिस पे, क्षेत्र के बेसिस पे ये जो है हमारा स्वामित्व हम शो कर सकते हैं। हम नहीं करने देंगे मतलब नहीं करने देंगे। जहां पर भी आपको लगता है कि हमारा कोई एक स्टेक पड़ता है कि हाँ इंडिया की तरफ से ये आ रहा है, इंडिया की तरफ से बोला जा रहा है, तो वहां पे ये नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ओके, सो अब लास्ट एक और करवा दूं ना? ठीक है, एनपीटी हो रखा है तो इसका मतलब जल्दी में हो जाएगा, करवा देती हूँ। तो हाँ चलिए, परमाणु अप्रसार संधि के बारे में हम बात करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में अगर हम बात करें तो ये कब आई थी? 1968, बट ये लागू कब से होना स्टार्ट हुई? 1970 से। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं थी, एक दो चीजों की वजह से ही ये न्यूज में रही है। अब क्या हुआ है कि परमाणु हथियार संपन्न जो राज्य हैं उनको देखिए, ये क्या बोला गया था, 1968 का टाइम पीरियड जब ये स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब 1967 से पहले से जिन भी कंट्रीज के पास जो परमाणु बॉम्ब थे उनको तो हम बोल देंगे ये ऐसे देश हैं जिनके पास क्या है? परमाणु बम है। तो ये क्या करते हैं? ये ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। तो ऐसे अगर देशों की बात की जाए तो वो कौन कौन थे उस टाइम पीरियड पे? वो था यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस एंड चीन। तो कौन थे? 5 थे। अब ये माना जाता है कि 1967 से पहले जिनके पास थे ये तो क्या हो गए? ये तो ऐसे हो गए, चल इनके पास थे। तो अब इनको बोला जाता है कि चलो कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना है, अपने जो हथियार है उनको थोड़ा सा नष्ट कर देना है, ऐसा कर देना है कि अब आप इनको यूज नहीं कर पाओ, उपयोग ना कर पाओ। ठीक है, बोल दिया। हाँ जी भाई। अब अगर मैं बात करूं परमाणु अप्रसार संधि की, तो अब क्या हुआ है, अब टोटल 4 कंट्रीज और हैं इनके अलावा जिनके पास परमाणु हथियार है। वो कौन कौन है? अब आपने वो जॉन अब्राहम वाली मूवी देखी होगी, परमाणु। ठीक है,
सो उसमें आपने देखा है ना कि वो कैसे कैसे अपना प्रयोग करते थे, सैटेलाइट से बचते थे, तो वो आपने देखा ना किस तरीके से करते थे। इसका मतलब ये कंट्रीज तो नहीं चाहते हैं, नहीं देखा आपने? परमाणु ही नाम था ना उसका, परमाणु ही था ना। हाँ, पोखरण, पोखरण था उसका नाम, परमाणु नहीं था। एग्जैक्टली मिशन मंग अभी कौन सी हुई? मिशन मंगल तो बहुत पुरानी है। अभी एक और, अच्छा उसका नहीं पता है मुझे। चलिए, हाँ जी। सो 4 कंट्रीज के बारे में बात की गई है, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड उत्तर कोरिया। इन 4 के बारे में बात करी गई है कि इनके पास भी है। अब ये बोलना क्या चाहते हैं, जस्ट ये बोलना चाहते हैं कि हम पुष्टि करते हैं कि किन के पास है, किन के पास नहीं है, एंड साथ ही साथ ये बोलना चाहते हैं कि आपको क्या कर देना है, आपको अपने जो भी परमाणु हथियार आपके पास हैं उनको निशस्त्रीकरण कर देना है, नष्ट कर देना है, ऐसा कर देना है कि वो यूज में ना आ जाए। अब इनका मानना क्या है? इनका मानना ये है कि मान लीजिए इनके ऊपर हमने नजर रख ली है, जो कि है भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया। अपने आप को ये बोलते हैं हम तो दूध के धुले हुए हैं, हम नहीं किसी को अपनी लीक करेंगे। पर इनका कंसर्न क्या है कि जो ये उत्तर कोरिया है ना, इस पे नजर रख ले, इसको करने देते, बट इसके पास नॉलेज है, इनको पता है कि किस तरीके से कौन सा डील किस कैसे करना है, कैसे कौन सा परमाणु जो है प्रयोग करना है। तो ये ऐसे कर सकते हैं कि ये किसी और कंट्री को जाकर उनको सिखा दे, उनको बता दे। इवन ये क्या करे कि ये मैक्सिको में चले जाएं और मैक्सिको में किसी के घर पे बैठ के किसी जगह पे आराम से ये यूएसए के पास में लॉन्च कर दे। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पर ये चाहते हैं कि इनका जो ये स्कोप है इसको ये कम कर दे, ठीक है। इस वजह से अब ये बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं रही थी, ठीक है, हल्का ही ये रिलेटेड था, इतना ही आपको करने की जरूरत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना होगा किन के पास है, किन के पास नहीं है, ठीक है। अरे पाकिस्तान कर सकता है, अरे पहली बात तो ये पाकिस्तान ने खुद से नहीं किया था, ठीक है, पाकिस्तान ने खुद से नहीं किया था, उसको एक्सटर्नल हेल्प मिली थी। उसके बारे में सोर्सेज नहीं बता पाते हैं कि किस तरीके कौन से सोर्सेज ने किया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी नॉलेज या ये सब चीजें नहीं है कि पाकिस्तान इस तरीके से कर सके, ठीक है। अब अटकलें कुछ ये भी लगाई जाती है कि इजराइल इज द कंट्री जिन्होंने हेल्प किया था पाकिस्तान को, ये भी अटकलें लगाई जाती है। पर नॉर्मल अगर हम बात कर लेके चले तो नॉर्थ कोरिया इस टाइम पे बोला जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने या कुछ करने का सोच रहा है या देख रहा है। अब वहां, अब आप बोलोगे कि मैम सैटेलाइट की रेंज में तो वो रहता है, सो सैटेलाइट की रेंज में तो इंडिया भी था, बट फिर भी हमने बना लिया ना, हम तो इतने सीधे हैं, अब वो तो सीधे भी नहीं है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। आप नोट्स आई थिंक आपको मिल जाएंगे, नोट्स में तो आपके पूरे कंप्लीट ये मिलेगा ही आपको, कल की क्लास में बाकी काम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट का होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी तो कल की क्लास में उससे पहले आप पूछ सकते हो। हाँ जी, ओके। सो बेसिकली क्या होता है ना कि नहीं नहीं, देखो उत्तर कोरिया की जहां बात की जाती है ना, सो उत्तर कोरिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, बट क्लोज इकोनॉमी होने के साथ साथ वो एक अथॉरिटेटिव इकोनॉमी है, वो अ काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी शो करते हैं। अब आप ये लगा लीजिए कि ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, बट ट्रेड ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो कटे हुए हैं। इवन वो अपने लाइक आप ये बोल सकते हो कि अपने स्पोर्ट्स मैन और विमेन को वो भेजते हैं ओलंपिक में, पर क्या डरा के भेजते हैं,
ऐसे डरा के भेजते हैं कि अगर मेडल नहीं लाए ना तो फिर आओगे तो इस तरीके से यही काम मिलेगा। सो हाँ, अथॉरिटेटिव है, तानाशाही है। तो एक बारी वहां पे बेसिक क्या था कि उनके जो किम जोंग उन है, उनके पिताजी का बरसी था कुछ 10 दिनों का, उन्होंने बोला कि कोई ऐसे हंसेगा नहीं। अब वहां पे ये माना जा रहा है अभी कि वहां पे एक वित्तीय संकट आ रहा है, वहां पे खाद्यान्न से संबंधित संकट भी आया हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी इकोनॉमी आज के अगर संसार में देखे, अभी विश्व में देखे, तो वो क्लोज नहीं रह सकती है। तो अब वो क्लोज है, इस वजह से भी क्लोज है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी वो चीजें बाहर जाएं। अब ऐसे ही आप चाइना को लगा लीजिए, चाइना अपनी न्यूज जो बाहर जाने देना चाहता है वही बाहर जाने देता है, उसके अलावा वो और कोई बाहर न्यूज नहीं जाने देता है। ऐसे ही कोविड के बारे में अब क्या क्या अटकलें लगाई जा रही थी कि आ गया है, वहां पे लॉकडाउन है, वहां पे नहीं है, वहां पे लोग तो वो न्यूज नहीं बाहर आने देता है क्योंकि उनका मीडिया जो है उनके कंट्रोल में रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली वही सेम चीजें आ जाती है। तो अभी इन सब चीजों के बारे में हम नहीं मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास तथ्य है तो आप सजेस्ट करिए, तब आप लिखिए। आप जो ऐसे ही आप कहीं से इधर उधर से पढ़ या देख लेते ना, उसको कभी मेंशन मत करना, क्योंकि यूपीएससी जो है उससे रिलेटेड नहीं चीजें मानता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाकी हम फिर मिलते हैं कल को। अच्छे से पढ़िए आप, और जो कोई डाउट होगा कल की क्लास में उससे पहले ले लेंगे।